आज जो हम बेसिकली बात करेंगे, आज से जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, टुडे आई स्टार्ट सिंपल विद द टॉपिक। और वो टॉपिक हम लोगों का रहेगा प्रोडक्ट्स। जो दाम और रेजुनाइन के प्रोडक्ट्स हैं, जिन रेंजेस में हम डील करते हैं, उन रेंजेस के बारे में हम वन बाय वन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल डिस्कस थिंग्स, राइट। आज जिस टॉपिक को मैं लेने वाला हूं वो फर्स्ट चीज है। उससे पहले मैं कुछ बेसिक्स की बात करना चाहूंगा। यहां पे कुछ बेसिक्स को हम लोग अपने को क्लियर करेंगे। वो बेसिक जुड़े हुए हैं कि सबसे पहले जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का एंड दूसरी कंपनीज का जिनका हम बात करते हैं। बेसिकली व्हेन वी आर इनटू बिजनेस और व्हेन वी आर वर्किंग फॉर समथिंग, जब हम कुछ चीजों की बात करने निकलते हैं बिजनेस के लिए, तो सबसे बड़ा हमारे सामने इशू क्या आता है कि बिजनेस में, जैसे मैंने कहा था कि बिजनेस इज समथिंग वेयर वी सर्व पीपल। अगर हमारे को लोगों को सर्व करना है, व्यक्तियों को सर्व करना है, कंज्यूमर्स को सर्व करना है, तो सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोगों के पास प्रोडक्ट्स अच्छे होने चाहिए। क्योंकि बिजनेस कुछ लोग करेंगे, बिजनेस से पे आउट कम लोगों का आएगा, चुनिंदा लोगों का आएगा। जो लोग मेहनत करेंगे बिजनेस को डीपली सीख पाएंगे। हर किसी के लिए बिजनेस को सीखना उतना आसान नहीं होता है। सीख जाते हैं तो कंटिन्यू करना उतना आसान नहीं होता, उतना पेशेंस नहीं होता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिजनेस में रह जाती हैं। इसीलिए जो प्रोडक्ट हैं वो बैकबोन होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट हर व्यक्ति की जो आपके बिजनेस से जुड़ेगा उसकी लाइफ को टच करने वाला है। चाहे वो आपकी मैनेजमेंट है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपके कंज्यूमर्स हैं। आपके पे आउट की सर्विस कैसी है ये चुनिंदा लोगों को पता लगता है, जो कि सिर्फ उस कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर के पार्ट पे और इनकम कर रहे हैं। आपकी मैनेजमेंट कैसा है वो उन लोगों को पता लगेगा जो लोग उसमें लॉन्ग कंटिन्यू काम करेंगे, सर्विसेज लेंगे, पे आउट्स लेंगे या सेमिनार्स को वॉच करेंगे, उन लोगों को मालूम लगेगा। लेकिन प्रोडक्ट एक ऐसा जरिया है, प्रोडक्ट एक ऐसी चीज है जो कंपनी से जुड़े हर व्यक्ति को टच करेगा, मैनेजमेंट को भी छुएगा, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी टच करेगा क्योंकि वो सेल्फ यूजर्स होते हैं, और कंज्यूमर्स तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। कंज्यूमर्स को अगर किसी एक सिंगल चीज ने टच करना है तो वो चीज रहने हमारे प्रोडक्ट्स। यानी कि आपकी कंपनी का फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन, हमारे बिजनेस का फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन हमारा प्रोडक्ट होता है, जो यूजर के साथ इंटरेक्ट करके हमारी कंपनी कैसी है उसका इंफॉर्मेशन देता है। सेकंड, अपनी कंपनी का इंटरफेस हम डिस्ट्रीब्यूटर को मानते हैं, जो उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करता है और उसी प्रोडक्ट का बाद में बैकअप देगा। डिस्ट्रीब्यूटर क्या इंट्रोड्यूस करके आया, कंज्यूमर ने यूज किया, तो असलियत में तो आपकी कंपनी क्या है, 99.99% उसका जो इंट्रोडक्शन है वो प्रोडक्ट के जिम्मे होता है। और इसीलिए जिस कंपनी का प्रोडक्ट परफॉर्म करता है वो कंपनी बाय डिफॉल्ट कैसे से भी स्टार्ट हुई हो। जैसे हम एमवे कॉर्पोरेशन की बात करें तो एमवे जस्ट स्टार्टेड विद अ गैराज एंड टुडे इट्स अ 60,000 करोड़ ग्रुप। RCM started with a very small office. The office was almost like 10:10, 10 फुट बाय 10 फुट के कमरे से एक कंपनी स्टार्ट हुई थी, लेकिन चीजें स्टार्ट होती गई ओवर द पीरियड। टुडे इट्स अ बिग ग्रुप। ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज हैं। एप्पल का जन्म लें तो एप्पल एक गैराज से स्टार्ट हुआ, आइडिया था। हम अपना ओयो रूम्स का लें तो वो एक छोटी सी जगह था। लेकिन जब प्रोडक्ट्स ह्यूमन बींग्स की लाइफ को, कंज्यूमर्स की लाइफ को टच करता है और उसके बाद परफॉर्म करता है, तो वो कंपनीज ऑटोमेटिकली स्लोली एंड ग्रेजुअली बड़े हो जाते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं वो लोग भी बड़े और बहुत बड़े होते चले जाते हैं इन बिजनेस। तो प्रोडक्ट एक ऐसी चीज है जिस पे ध्यान केंद्रित रहना ही चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग टेक्निकल थिंग्स ऑफ द प्रोडक्ट रेंज और द प्रोडक्ट्स वी हैव, उनसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कोई प्रोडक्ट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। कि हम में से हर व्यक्ति, मैं बड़ी बार बात करता हूं, वी गाइज आर एजुकेटेड। हमें सबसे पहले समझना है कि एजुकेटेड अनएजुकेटेड के बीच में फर्क क्या है। मैं कई बार कमेंट कर देता हूं लोगों की डिग्रीज पे, मैं कई बार बोल देता हूं कि ये डिग्री किस काम की, अगर यही जानकारी नहीं है तो। कहने का अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपने कोई डिग्री ले रखी है उसका कोई बेनिफिट नहीं है, आपने पीएचडी कर रखी, डॉक्टरेट कर रखा है तो वो किसी फायदे में ही नहीं है। कहने का मतलब, तात्पर्य उस समय पे ये रहता है कि जितने भी लोगों ने पढ़ाई लिखाई किया, एजुकेशन किया, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, पीएचडी की, डॉक्टरेट किया, अपनी जिंदगी का बहुत सारा टाइम, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा एफर्ट हम लोगों ने दिया है एजुकेशन को, डिग्री को हासिल करने में, ज्ञान को हासिल करने में। लेकिन
चाहिए क्या था, समझना क्या था कि एक अगर मैं बेसिक डिफरेंस क्रिएट करना चाहूं कि पढ़ाई लिखाई करने का फायदा क्या है, एजुकेशन लेने का फायदा क्या है। एजुकेशन लेने का बेसिकली बेनिफिट ये था कि लाइफ का कोई भी एरिया हो, बिकॉज वी नो सोशल स्टडीज हमने 10th तक पढ़ा है, वो चाहे साइंस हो हमने 10th तक पढ़ा है, मैथमेटिक्स है तो 10th तक जरूर पढ़ा होगा, तो हमें लगभग हर सब्जेक्ट छोटे मोटे तौर पे जरूर पढ़ाया जाता। आगे जाके हमें हमें करियर क्या चुनना है उसके लिए जरूर हमारे को अलग अलग ब्रांचेस दे दी जाती हैं कि आप किस सब्जेक्ट में गुड हैं, किसकी मास्टरी करके हाउ यू वुड लव टू सर्व पब्लिक, हाउ यू वुड लव टू सर्व पीपल, उसके लिए 10th के बाद ब्रांचेस खोल दी जाती हैं। लेकिन टिल 10th हम लोगों को हर सब्जेक्ट का थोड़ा एजुकेशन दिया जाता है। और उस एजुकेशन का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम लाइफ में एंटर करेंगे और जब हम लोग परचेज स्टार्ट करेंगे, चीज़ों को देखना स्टार्ट करेंगे, हेल्थ के डिसीजंस लेंगे, फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे, तो उस टाइम बहुत सारी लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशन सर्व करने आएंगे। एक प्रोडक्ट के लिए आपको 100 कॉम्पिटिटर्स पिच करेंगे, 200 कॉम्पिटिटर्स पिच करेंगे। आपको अपना डिसीजन लेने में किसी और की मदद की जरूरत ना हो और आप अपनी चीजों के लिए अवेयर रहें, अपने डिसीजंस के लिए अवेयर रहें। उस चीज के लिए हमें एजुकेशन प्रोवाइड किया गया था, कॉमन सेंस प्रोवाइड किया गया था, सो दैट कि किसी और इंफॉर्मेशन के या बहकावे में या झांसे में आके या जस्ट सिर्फ इंप्रेस ना होके हम अपनी एजुकेशन का यूज करके फैक्ट्स को क्रॉस चेक कर सकें। इंफॉर्मेशन तो 10,000 जगह से फॉल होगा। हर कोई व्यक्ति जो भी प्रोडक्ट लेके आएगा, जो सर्विस लेके आएगा, वो एक ही बात बोलने वाला है कि मेरा प्रोडक्ट सबसे शानदार है, ये चीज अच्छी है, ये वो है। बहुत कम लिमिटेड कंपनीज होती हैं, बहुत लिमिटेड एथिकल ग्रुप्स हैं जो, या बहुत कम बिजनेस प्रोमोटर्स हैं, या बहुत कम सेल्समैन हैं जो अपने प्रोडक्ट का टेक्निकल एस्पेक्ट्स इन एंड आउट बता के हम लोगों को इंफॉर्मेशन सर्व करते हैं। 99.99% यूजर्स भले ही वो एजुकेटेड हो, वो फैक्ट्स पे या टेक्निकल चीजों के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स की, अपने लाइफ के डिसीजंस नहीं लेता, बल्कि उन डिसीजंस को भी इमोशनली ही लेता है। या तो किसी पुराने ग्रीवेंस से लेगा या पुराने किसी हैप्पीनेस के थ्रू लेगा। बट पीपल आर नॉट रियली इनटू द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन। इफ समवन हैड सर्व्ड सम एजुकेशन तो इंफॉर्मेशन, तो आज के टाइम पे गूगल जाइए, इतनी सारी चीजें हैं, एनसीबीआई का लाइब्रेरी ओपन है, बड़े सारे ब्लॉगर्स ओपन है, बड़ी सारी चीजें ओपन है। हम पूछते हैं किस पे विश्वास करें, किस पे ना करें। अरे किसी पे विश्वास करना ना करना कोई बात ही नहीं है बॉस। आपको 10th तक फंडामेंटल्स दे दिए गए हैं। फंडामेंटल्स जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, फंडामेंटल्स कभी भी चेंज नहीं होते हैं। आप ये देखिए कौन व्यक्ति फंडामेंटल बात कर रहा है, कौन व्यक्ति चमत्कारिक बातें कर रहा है या घोल पिला रहा है, कोई फंडामेंटली जा रहा है या नहीं जा रहा। एक डेमोन्स्ट्रेशन कर देना या एक क्या बोलते हैं, कोई झूठा इंफॉर्मेशन रख देना, तर्क रख देना, उस तर्क को आप फंडामेंटल लेके आइए, उसको रूट्स पर लेके आइए और रूट्स पे लाके चेक करिए, पता लग जाएगा कि वो आदमी सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। इफ समवन इज गिविंग मी अ प्लेट, मुझे कोई छोटी सी चिप दे रहा है या शील्ड दे रहा है और वो बोलता है कि दिस शील्ड इज अवेलेबल, ये जो चिप है ये आपकी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा या कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा। इफ समवन इज गिविंग मी दिस थिंग, तो एक सिंपल सी बात समझने की है, टिल क्लास 8 रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर रेडिएशन को कोई चिप एब्जॉर्ब करेगा मेटल का बना हुआ, तो मैंने 8th का सिंपल प्रिंसिपल 7th या 8th में पढ़ा था, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। रेडिएशन एक फॉर्म ऑफ एनर्जी था जिसको एक प्लेट ने एब्जॉर्ब कर लिया। दैट मीन्स कि एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में चेंज होना चाहिए, तो मेटल में वो हीट में चेंज होता है। अगर वो उसमें हीट जनरेट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि उस व्यक्ति ने जो मुझे फैक्ट पेला था वो झूठ था। अब वो उस चिप से मुझे कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता रहे, लेकिन वो व्यक्ति बार बार बात कर रहा है कि ये चिप एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर एनर्जी को ये चीज एब्जॉर्ब कर रही है तो फिर ये रेडिएट क्यों नहीं कर रही है, गर्म क्यों नहीं हो रही है? वाई इट इज नॉट ट्रांसफॉर्मिंग सम फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर? क्योंकि फंडामेंटल एनर्जी का इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये बेसिक डेफिनेशन रटा हुआ है, 6ठी 7वीं 8वीं बच्चे को रट जाता है। अगर हमें नहीं रट रहा है तो हम किसी बच्चे की हेल्प ले सकते हैं।
ऐसे बड़े सारे फैक्ट्स है जो फंडामेंटली लाके चेक किए जा सकते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल से इन देयर ब्लाइंडनेस, एक अनएजुकेटेड आदमी जब ये बात बोलता है ना, मैं किस पे भरोसा करूं किस पे ना करूं, तो मैं यकीनन मानता हूं कि उसके सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस बेचारे को लाइफ के फंडामेंटल्स ही नहीं पता, प्रोडक्ट के फंडामेंटल्स ही नहीं मालूम. और मैं उसको गूगल भेजने की भी सलाह नहीं दे सकता हूं कि आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके फंडामेंटल्स पे चेक कर लीजिए, बिकॉज ही is not aware, he is not educated. Education means, are you clear with your fundamental rights or not? Are you clear with your fundamental logics or not? Are you clear with your fundamental facts or not? What does education means? एक अनएजुकेटेड आदमी है जिसे मैथ्स ने कभी एजुकेशन नहीं किया, मैंने उसको एक दिया टॉफी दी और एक टॉफी दी और बोला मैंने आपको 5 टॉफी दे दी. इस व्यक्ति को नहीं पता है 1+1 कितना होता है. ये एक और एक टॉफी, 2 टॉफी को भी 5 बोल सकता है. लेकिन जिसने मैथमेटिक्स की एजुकेशन ले ली और जिसको मैं ये बात बोल रहा हूं कि भाई तेरे को एक और एक 2 टॉफी दे दी गई है, तो वो बोला यार मुझे तो पता नहीं मैं किस पे भरोसा करूं किस पे नहीं करूं. वो दुकानदार तो बोल रहा है 1 और 1 5 होता है, तू बेवकूफ बोल रहा है 2 और 3 5 होते हैं, 3 और 2 5 होते, तू बोल रहा है 1+1 2 है, वो बोल रहा है 1+1 5 है. मैं तो यार बड़ा कंफ्यूज हूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं किस पे भरोसा करूं. अरे जब तू मैथमेटिकली एजुकेटेड आदमी होगा तो तू खुद जानता है कि 1+1 is equal to 2. Why you are acting like an uneducated idiot? Whom to believe and whom to not? मतलब मैं ये बात सबसे ज्यादा इंग्लिश में सुनता हूं. आई डोंट नो, दीज डेज एवरीवन इज फेक, whom to believe और whom to not. If you don't know whom to believe and whom to not, then why really you studied? Why you had some fundamental education? You are not in requirement with those fundamental education यार. We are as good as someone who is uneducated, because ना तो वो fundamentally चीजों को चेक कर सकता, ना हम fundamentally चीजों को चेक कर सकते हैं. Then why we are educated? I do understand sometimes when we are not educated and when we are not informed. जब तक हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिला है किसी प्रोडक्ट का, जब तक हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिला है किसी गुड्स का, तब तक तो मुझे भी समझ आता है कि चलो हमें किसी ने बेवकूफ बना दिया, हम बन गए. बट जब एक कॉन्ट्रोवर्शियल, एक साइड लाइन, एक कॉन्ट्रोवर्शियल इंफॉर्मेशन मिल गई, तो मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, कॉन्ट्रोवर्शियल इंफॉर्मेशन है, अब मुझे अपनी एजुकेशन का आज यूज करना है. मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क मी कि जो हमने पढ़ा था हमारे काम कहां आया, कहां लाइफ में काम आता है. अरे भाई आपने पढ़ा था, आपके काम आएगा, अपने आप आएगा क्या उठ के? मतलब 7th क्लास की बुक में से डेफिनेशन चल के खुद कहेगी कि हे मालिक, हे मेरे प्रभु, आपने मेरा सब्जेक्ट भी पास किया था, मुझे मेरी तुच्छ डेफिनेशन की आप बेइज्जती मत करिए. इसलिए आकाशवाणी बनके मैं आपके कानों में गूंज रही हूं कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है, ये व्यक्ति यहां पर फंडामेंटली ठीक नहीं है. तो दैट पर्सन इज इटसेल्फ, वो एजुकेशन अपने आप आएगी. ऑडियो बुक्स पढ़े हैं क्या हम लोगों ने? और ऑडियो बुक्स में हमने उनको मार्क करके छोड़ दिया था कि तू बात तो ठीक लग रही है, मेरे को लाइफ में काम कब आएगी तू खुद उठ के बता दियो कि मैं तेरी लाइफ में अब काम आऊंगी. Will books come and will books say कि मैं अब काम आऊंगी आपके? We need to go back and we need to check कि what our fundamentals said, what have been we taught in schools, what have been we taught in modern education, how we need to behave right now. फंडामेंटल्स के पास हम लोगों ने जाना, फंडामेंटल्स ने हमारे पास नहीं आना है. So if we are supplied with an information, so we need to believe. But one day when we are supplied with a controversial information, तो उस controversial information के ऊपर हम लोगों को अपने फंडामेंटल से उनको क्रॉस चेक करना है कि whom is right and whom is wrong. If we guys will talk, अगर अंग्रेजी में हम बोलेंगे I don't know, these days everyone is like everyone is a fraud, everyone is a cheat, everyone is after money, I don't know whom to believe, I don't know whom to believe. Don't talk in English, don't talk in shit, man. Don't do that. You are still as good as an uneducated person who don't know fundamentals. आप उतने ही बेवकूफ हैं, उतने ही मूर्ख हैं जो 2 इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए नहीं है. तो व्हाई यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश? यू कैन ब्लडी टॉक इन योर मदर लैंग्वेज. आप हरियाणवी में बात करिए, पंजाबी में बात करिए, इन वर्स्ट है हिंदी में बात करिए, गांव की भाषा में बात करिए, बिकॉज यू डोंट नो कि कॉन्ट्रावर्शियल इंफॉर्मेशन सही है या पहली इंफॉर्मेशन सही थी. आप दोनों में से ये नहीं पता कर सकते कि कॉन्ट्रावर्शियल इंफॉर्मेशन कौन सी है और जेन्युइन इंफॉर्मेशन कौन सी है. तो व्हाई डिड यू स्टडी, व्हाई डिड यू पास योर क्लासेस, व्हाई डिड यू अपीयर इन एग्जामिनेशन?
examinations, why did you do your graduation, why did you did your masters, why you did PhD? क्या जरूरत थी इन सब कामों को करने की यार? अगर तो इंफॉर्मेशंस के बीच में फंडामेंटल डिफरेंसेस नहीं कर सकते तो हम एजुकेटेड किस बात के हैं? हम मोस्ट ऑफ द लाइफ में हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है ना, हमारे को लाइफ इसलिए मिली कि हम हर चीज का टेक्निकल ब्रेकआउट करते फिरें। बट अगर किसी दिन नौबत आ जाती है, वी आर सप्लाइड विद इंफॉर्मेशन, तो ये ह्यूमन वैल्यूज हैं, तो ये हमारी पढ़ाई है। उस दिन पे प्राउड फील करिए कि मैं कब अपने आप को साबित करूंगा मैं पढ़ा लिखा हूं, जब मुझे एक एजुकेशन मिला, दूसरा एजुकेशन मिला, और दोनों एजुकेशन में से जिस दिन मैं ये पता कर पाया कि मेरे लिए सच क्या है। जब 2 या 3 या 5 या 10 कंट्रोवर्शियल थ्योरी में से आप एक को बाहर निकाल के ला पाते हैं कि यस दिस मैन इज जेन्युइन, दैट इज द टाइम व्हेन यू नो दैट यू आर ए स्टूडियस पर्सन, यू आर एन एजुकेटेड मैन और वुमेन। अगर आप 4-5 चीजों में से लेके आ ही नहीं पा रहे हैं, एग्जैक्ट तथ्य को बाहर नहीं ला पा रहे हैं, 10 मिसलीड इंफॉर्मेशन से तो अनपढ़ भी मिसलीड किया जा सकता है। हम अगर मिसलीड हो रहे हैं दैट मींस वी आर नॉट एजुकेटेड। ऐसे टाइम पे किसी एजुकेटेड आदमी की मदद ले लीजिए। तो बेसिकली हमें फंडामेंटल्स को क्लियर करना पड़ेगा, फंडामेंटल्स पे चीजों को तोलना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इस चीज पे प्राउड होना पड़ेगा कि आई एम एन एजुकेटेड मैन, सप्लाई मी विद इंफॉर्मेशन एंड आई कैन चेक विच इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, विच इंफॉर्मेशन इज नॉट। लाइक मैं सिंपल सी बात करता हूं, दोबारा वही सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। एक आदमी को 5 आदमियों ने आके बोला, एक ने बोला भाई यकीन कर मेरा 1 और 1 6 होते हैं। एक ने आके बोला नहीं 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 ये गलत बोल रहा, मैं बता रहा हूं ये मरवा देगा तेरे को, 1 और 1 प्लस तो भाई 9 होते हैं। मैं कहीं लेके गया था, मेरी कंपनी ने 1 और 1 9 बना दिए। इन्वेस्टमेंट कंपनीज करती है ना, वो 1 और 1 को 9 बना देती हैं, वो तो 1900 भी बना देती हैं, 9000 भी बना सकती हैं, और वहां बनने वालों की भीड़ भी लग जाती है। जिस दिन एक इन्वेस्टमेंट प्लान में मैं किसी आदमी को जाते हुए देखता हूं ना, और ये सुनते हुए देखता हूं कि हो सकता है यहां पे मेरे को इतना रिटर्न आ जाए, मुझे उस दिन उसकी 7वीं क्लास की मैथ्स की टीचर पे तरस आ रहा होता है कि इस बच्चे को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट माता अगर ढंग से पढ़ा देती, या ये पढ़ा देता है, या इसके पिताजी पढ़ा देते, तो इसे ये पता रहता कि रेट ऑफ रिटर्न क्या है, या ये 8वीं क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ के आया होता और जीडीपी इकोनॉमी 2-4 चीजें सीख के आ गया होता, तो किसी के इस फंदे में ना आता कि भैया कैसे 1000 रुपए एक महीने में आपको गारंटेड 1500 रुपए होके मिल सकते हैं, या 2000 रुपए होके मिल सकते हैं। उस दिन लगता है ही इज एज गुड एज सम वाइल्ड एनिमल। ये आदमी जंगल में भी होता तो इसको बेवकूफ बनाना आसान था। फर्क क्या पड़ा, ये पढ़ लिख के भी उतना ही मूर्ख है, उतना ही जाहिल है जितना कि इसको होना था। अब 6 आदमी आते हैं और वो एक बोलता है कि 1 + 1 = 7। एक बोलता नहीं भाई मैंने एक बार लिया था, एक आदमी से मैंने 1 और 1 लिया तो उसने मुझे 9 दिए थे। एक आदमी बोलता है नहीं 1 और 1 3 होते हैं। एक बोलता है 1 और 1 2 होते हैं। एजुकेटेड वो आदमी है जो ये डिफरेंशिएट कर पाएगा कि दिस मैन इज टॉकिंग सेंस। ये जो 1 + 1 बोल रहा है = 2 है, बिकॉज आई नो मैथमेटिकल फंडामेंटल। मैंने भाई साहब ग्रेजुएशन किया, मैंने मास्टर्स किया है। यू कैन नॉट फूल मी, मुझे मालूम है 1 + 1 = 2। यू गाइज आर सप्लाइंग मी विद रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तुम मुझे झूठे सपने दिखा रहे हो। हर आदमी रेडी पे एक चीज चिल्ला रहा है कि 1 के साथ 1 फ्री दूंगा तो आपको 9 मिलेंगे। एक चिल्ला रहा है 1 के साथ 1 फ्री दूंगा तो 6 मिलेंगे। एक चिल्ला रहा है 1 के साथ 1 दूंगा तो 5 फ्री मिलेंगे। समझदार एजुकेटेड कंज्यूमर वो है जो उस रेडी से जाके सामान खरीदता, जो चिल्ला रहा है कि मैं 1 के साथ 1 फ्री दूंगा और आपको 2 मिलेंगे। अगर कोई आदमी ऐसी रेडी पे चला जाता है जो 1 + 1 = 9 चिल्ला रहा है, तो अपना समय बर्बाद करके आएगा, कुछ झूठ लेकर आएगा, सच चीज लेके आने वाला नहीं है, क्योंकि उसका फंडामेंटल ही रॉन्ग था। So we cannot check things fundamentally. That means we guys are basically uneducated guys. अगर किसी सप्लाइड इंफॉर्मेशन को हम ये नहीं जानते कि एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, ये ट्रूथफुल है या मुझे बहकाया जा रहा है, अगर हमारा दिमाग ये जवाब नहीं दे सकता, तो गो बैक टू योर चिल्ड्रंस बुक्स एंड रीड देम अगेन। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं कंपनी क्लास की बुक्स को दोबारा पढ़िए, उनमें फंडामेंटल्स है। 10th क्लास तक सबको नॉर्मली सेम सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो इंग्लिश में पढ़ाए जाए चाहे हिंदी में, ताकि उस टाइम तक फंडामेंटल्स पढ़ लीजिए। a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, ये रहेगा, ये यूनिवर्सल है, इट वोंट गोना चेंज।
तो ये चीजें उस टाइम इसलिए पढ़ाई गई थी ताकि ये कभी नहीं बदलेगा। तुम्हें कोई सपने में भी आके बोले, कोई तुम्हारा बेवकूफ बनाने की कोशिश करे कि मैं बदल दूंगा, मैं 2+2 को 5 बना दूंगा, तो ऐसे का यकीन नहीं करना है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में या बाकी जगहों पे या फ्लैट्स में बाइंग में हम यकीन कर लेते हैं 2+2=5 हो सकता है। वो गाना याद आता मुझे, एक मूवी का था कि हम जो चाहें जो सोचे वो करके दिखा दें, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे। उस मूवी में 2 और 2 5 बनाने वाले ठग दिखाए गए थे, लेकिन फिर भी हम एजुकेटेड जनता को अपनी एजुकेशन का साथ ना पकड़ के पहले हमने बेकार लॉजिक्स का और लालच का साथ पकड़ते हैं और बाद में हर चीज के लॉजिक को हम धिक्कार देते हैं, नकार देते हैं। तो ऐसे ही कुछ आप एजुकेशन का अपनी का यूज करें और हम उसका फायदा उठा सकें, इसलिए आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट दीज थिंग्स। अब एजुकेशन के अगले पार्ट में हम चलते हैं जो आप फंडामेंटली चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे को सुनते हुए भी ये डाउटफुल रहेंगे कि यार मैंने यहां सुना था, वहां सुना था, मैं किसकी बात को सच मानूं। अरे मेरे सेशन के बाद किसी को सच नहीं मानना, मुझे भी नहीं मानना है। आई अपलोड विद यू इन्फॉर्मेशन, आई गिव यू सम इन्फॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि वो ठीक है, आपको लगता है कि बिलीवेबल, आपको लगता है कि किसी पढ़े लिखे इंसान ने दिए और ये टेक्निकल हैं, अगर हम टेक्निकली इक्विप्ड हैं तो उन चीजों को समझ जाएंगे, उन चीजों को लाइफ में अपना लेंगे। लेट्स से अगर कोई आदमी को मैं बोलता हूं, फॉर एन एग्जांपल मैं हल्दी का एग्जांपल दूंगा, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे है। 4 लेवल का एजुकेशन होता है: टेक्निकल, एक्सप्लेनेशन ऑफ टेक्निकल, एग्जाम्पल ऑफ टेक्निकल थिंग्स एंड फाइनली एन इमोशन टू टेक्निकल थिंग। ये 4 लेवल पे है एजुकेशन के। कितने पढ़े लिखे के जो नंबर स्कोरिंग होती है वो इन्हीं 4 बेसिस पे तय होती है। हमारे ह्यूमन बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट करता है। वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है, वो जब मैं हल्दी के एग्जाम्पल में आऊंगा तो आई विल टेल यू कि वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है। तो अब इसमें हम चीज में आते हैं, आई विल प्रोसीड विद द थिंग्स, कि हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं कि एजुकेशन के बाद व्हाट नेक्स्ट। एजुकेशन के बाद व्हाट नेक्स्ट की प्रोसेसिंग हो गया, मैं चीजों को सही गलत भाप पाऊंगा। नाउ गिव मी इंफॉर्मेशन, आई विल करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड आई विल बिहेव अकॉर्डिंगली। अब मुझे अपनी हर चीज का डेफिनेशन चीजों को डिसाइड करना है। अब प्रोडक्ट्स की मैं बात करूंगा, स्पेसिफिकली एक मार्केट की बात करूंगा, प्रोडक्ट्स की। देयर आर फ्यू थिंग्स इन प्रोडक्ट्स। बेस्ट प्रोडक्ट कम्स आउट फ्रॉम दोज कंपनीज और फ्रॉम दोज पीपल। बेहतरीन उत्पाद उन कंपनियों से, उन संस्थाओं से निकलते हैं जो संस्थाएं R&D, रिसर्च एंड डेवलप्ड में इन्वॉल्व होती हैं। रिसर्च एंड डेवलप केवल वही करेगा जो टेक्निकली हाईली इक्विप्ड रहेगा, जिसकी बुद्धि चलती है, जो कि लॉजिक्स के फंडामेंटल्स क्लियर है, लॉजिक की तह में जा सकता है, एंड दे कैन क्रिएट सेट ऑफ लॉजिक्स। Those organizations are led by R&D, research and development. Second आती हैं organizations which are into F&D, formula and development. Third आती हैं organizations who are copycat organizations. They will never do R&D, they will never do F&D. वो तीसरे जिसने कोई R&D F&D कर रखी है उसकी एक कुछ भी कॉपी बना के करा के बेच देंगे। एंड फोर्थ होता है लोकल प्रोडक्ट्स। लोकल प्रोडक्ट्स मींस जिनमें कुछ भी नहीं पता कि वो क्या बना रहे हैं, बस वो सस्ता बनाने की चाह में कुछ बना रहे हैं। ये 4 कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट हैं। मैं इनको एक सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने रखना चाहूंगा क्योंकि आगे तो मैं अपने प्रोडक्ट्स की बात करूंगा, लेकिन बीइंग ए यूजर आप लोगों का ये रिलीजन है, ये आप लोगों का राइट है, ये अधिकार है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को कैसे एनालाइज करें, कहां से बाय करें, उसका फंडामेंटल भी आपको मालूम हो। जो फंडामेंटल बुक्स में नहीं पढ़ा गया उसको हम थोड़ा बहुत शेयर कर लेते हैं कि हाउ टू फंडामेंटली बाय योर प्रोडक्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का और जो मैंने बातें बोली हैं उसका एक आपको कॉमन सा एग्जांपल देता हूं। देयर इज वन कंपनी विच इज नोन बाय द नेम ऑफ एप्पल। इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, वी मोस्टली पीपल नो, हम लोग ज्यादातर जानते हैं इस कंपनी के बारे में। एप्पल वो आधा खाया हुआ सेब जिसका लोगो है। ये कंपनी पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है। These people are into core research and development only. These people neither produce the products. These people usually don't market the product. इनको मार्केट करने का जरूरत ही नहीं है। इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतना हाईली क्वालिफाइड है कि थोड़ा टाइम लगा था इनको जब इन्होंने मार्केट करी थी। आज तो इनके प्रोडक्ट का यह हाल है कि बाजार का सबसे कॉस्टली प्रोडक्ट भी
अब के बाजार का सबसे महंगा प्रोडक्ट, महंगा उत्पाद भी ब्लैक में बिकता है और लोगों में ये उड़ रहती है कि ये प्रोडक्ट पहली दफा मेरे पास आना चाहिए. दैट कंपनी इज नोन बाय द नेम ऑफ एप्पल. So why are people buying an expensive product, that too in black, double of the costing? जब हमारे पास सस्ता 1000 रुपए में मोबाइल अवेलेबल है तो 1.25 का मोबाइल 2.5 लाख रुपए की ब्लैक देके क्यों किया जाता है, क्यों खरीदा जाता है? वट इज द अट्रैक्टिंग फैक्टर? अट्रैक्टिंग फैक्टर इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. वो क्या नया रिसर्च लेके आए हैं, क्या डेवलप लेके आए हैं. जो व्यक्ति जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जितने नजदीक रहता है वो समाज में, सोसाइटी में उतना ग्रो करता है. उसके पास कई चीजें, आज अगर किसी को म्यूजिक बनाना हो तो बेस्ट म्यूजिक बनाना होगा तो दे नीड एप्पल, दे नीड मैकबुक्स. किसी को बेस्ट डिजाइनिंग करनी है तो दे नीड एप्पल, क्योंकि जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ डिजाइनिंग है, कलर्स हैं, या हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ म्यूजिक नोट्स हैं, या उसकी प्योरिटी है, साउंड्स हैं, वो सब एक मैकबुक ही रीड करता है. सेकंड पे हम आ जाते हैं, थोड़ा बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके सैमसंग लेके आती है, लेकिन नॉर्मली वो फुटस्टेप्स फॉलो करती है एप्पल के, कि एप्पल क्या कर रहा है मैं कुछ वैसा करूंगा. तो तीसरा प्रोडक्ट आता है, वो आ जाता है हमारा वीवो, ओप्पो. ये लोग R&D नहीं करते, ये F&D करते हैं. ये क्या करते हैं, एप्पल ने क्या लॉन्च किया है, सैमसंग ने क्या लॉन्च किया, उससे मिलता जुलता थोड़ा बहुत इधर उधर एक फोन बना दो, लेकिन थोड़ा सस्ता बनाना और हम बेच देंगे. ये ब्रांड एम्बेसडर्स हायर करेंगे, ये सब कुछ करेंगे. अब होता क्या है कि इन लोगों का काम कैसे चलता है कि इन्होंने क्या किया कि एप्पल ने कितना मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, तो ये बोलते 32. तो बोले कि लोगों को इतना टेक्निकल तो कुछ समझ आने वाला है नहीं कि रेजोल्यूशन क्या रहेगा, क्वालिटी क्या रहेगी, इन सबको छोड़ दो. लोगों को उन्होंने क्या बताया कि कैमरा कितने का, 32 मेगापिक्सल का. तुम एक काम करो, तुम 40 मेगापिक्सल डाल दो. तो बोलते हैं सर रेंडरिंग नहीं हो पाएगा, या वो एप्पल वाली क्वालिटी. वो कहते हैं उससे कस्टमर कोई मतलब नहीं है, बेवकूफ कस्टमर है हमारे. 15,000 वाले कस्टमर को वैसे भी कहां टेक्निकल इतनी अकल है कि वो रेंडरिंग क्या है और ये सब क्या है, इन चीजों को नोट करता फिरेगा. तुम तो सिर्फ एक मेगापिक्सल की कहानी डालो, क्योंकि उन्होंने मेगापिक्सल डिक्लेयर किया है, उन्होंने बोला रेजोल्यूशन ये है, स्क्रीन इतनी है तो तुम इतनी स्क्रीन दे दो. लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि उनकी हथेली में. मैंने स्टीव जॉब्स को पढ़ा था तो उन्होंने कहा था हाउ आई डेवलप्ड एप्पल. तो उन्होंने कहा कि हथेली से बड़ा कभी फोन नहीं होना चाहिए. क्यों? उन्होंने कहा कि अगर फोन का साइज बड़ा होगा तो ये जो हमारा अंगूठा है ये ऐसे मुड़ेगा और ऐसे करेगा, तो इस पॉइंट पे हमारे को ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाएगा, इसको जोड़ों का दर्द आ जाएगा. सो ही ऑलवेज एडवोकेटेड कि अगर टच फोन हो तो इट शुड नॉट बी बिगर देन अवर पाम साइज, क्योंकि ऐसे सीधा चलेगा तो हम लोगों का ये अंगूठा मुड़ेगा नहीं, तो यहां पर कभी भी हम लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऐसी बीमारी नहीं होगी. दिस इज नोन एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. व्हेन अ पर्सन इज डेवलपिंग ए प्रोडक्ट, एक व्यक्ति एक प्रोडक्ट को डेवलप कर रहा है तो वो इतना बारीक है कि मेरे कंज्यूमर को रेगुलर यूज पे कहीं ऐसा ना हो कि जोड़ की दिक्कत आ जाए. लेकिन जब छोटी कंपनी आती है तो वो क्या बोलती है कि एप्पल ने आपको 1 लाख में कितने की स्क्रीन दी है, तो हम बोलते हैं 4 इंच की. बोले हे राम, तुम्हें तो लूट लिया, तुम मेरे से 60,000 में ना 5.5 इंच का स्क्रीन ले लो. और लोग बोलते हैं हाँ यार ये एप्पल से तो सही है, ये लोग तो मुझे ना एप्पल से ईमानदार लग रहे हैं, एप्पल ने तो ना लूट मचा रखी है, ये 60,000 में 5 इंच की 5.5 इंच की स्क्रीन दे रहा है, और वो लोग ने 1.25 लाख में 4 इंच की स्क्रीन दी है. और ये आदमी कॉलर चौड़े करके बोल रहा मैं वीवो से लेके आऊं, तेरे से आधी कीमत का फोन लेके आया हूं और ना 5.5 इंच की स्क्रीन लेकर आया. व्हाट यू विल डू? मोबाइल आपको फोन करने के लिए चाहिए, गेम प्ले के लिए चाहिए, किसी चीज के लिए चाहिए, उसमें इतनी बड़ी स्क्रीन का अल्टीमेटली आपके लिए काम क्या है? बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड. अब चौथी पांचवी कंपनी आती है बाद में, उसके बाद वो क्या कहती है, जो तेरे को ओप्पो और वीवो में मिलेगा वो मेरे से सस्ता ले ले. बल्कि 2 फोन और एप्पल और वीवो की इतनी जाती है आवाज तो मेरी इतनी जाएगी, लाउड स्पीकर जैसी आवाज दूंगा तेरे को. एंड जो अनएजुकेटेड आदमी होते हैं वो उसमें फंस जाते हैं. 5वीं आती है वो लोग कहते हैं तुझे क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए ना तो ले ले, ना कोई गारंटी है, ना कोई वारंटी है, ना कोई टेक्नोलॉजी है, बस हाँ फोन आता है चला जाता, फटेगा फट जाएगा, तू चार्जर भी कोई भी लगा लियो, कुछ भी कर लियो, खराब हो जाए फेंक दियो, 500 रुपए का फोन है. दीज आर 5 काइंड्स ऑफ थिंग्स विच प्रिवेल्स इन मार्केट. अब इनका मार्केटिंग स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं. मार्केटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, एप्पल का होर्डिंग मैंने मुंबई एयरपोर्ट पे देखा था, तो एप्पल ने क्या अपना बड़ा सा होर्डिंग लगा रखा था, एप्पल 7 लॉन्च्ड, खत्म बात.
कोई एड में बकवास नहीं, क्या है क्या नहीं है, कितने मेगापिक्सल हैं, क्या चीज है, सिर्फ बता दिया एप्पल 7 लॉन्च, खत्म हुई बात। एप्पल 7 लॉन्च का मतलब है अब तुम 36 घंटे के लिए भीड़ लगाइए, आप 36 घंटों के लिए और वेट करिए और ब्लैक में पैसा दीजिए, बिकॉज एप्पल हैज कम इनटू द मार्केट, न्यू एप्पल इज देयर। सैमसंग का फोन लगा हुआ था मेरे राइट हैंड साइड पे मुंबई एयरपोर्ट में, वो बता रहे थे कि हमने QLED स्क्रीन लगाया है, 32 मेगापिक्सल दिया है, इतना इंटरनल स्टोरेज है, इतना एक्सटर्नल स्टोरेज है, तो वो बता रहे थे कि हमारे पास ये है। उसी टाइम पे आप देखिए ओप्पो और वीवो का एड, उसको रणवीर सिंह आके और दीपिका पादुकोण आके बताएंगे कि मैं भी ये हैंडसेट यूज करता हूं, ये बहुत बढ़िया है। अब तीसरा क्या है, एजुकेटेड आदमी किस चीज से ले रहा है, जो टॉप टेक्निकल पर्सन है, जो बहुत पढ़ा लिखा है, जिसकी जेब में पैसा भी है बेयर करने का, वो एप्पल लेगा, क्योंकि एप्पल ने बता दिया मैं आ गया हूं बॉस। इस आदमी को किसी और चीज की जरूरत नहीं, इसको टेक्निकल नॉलेज है, इसको पता है कि कितना रेडिएशन निकलता है, एक साल उसने कितना कंट्रोल किया हुआ है। एप्पल इज वन ऑफ द प्रीमियम फोन जिसमें रेडिएशन का जो बाउंड्री है वो सबसे कम है। एप्पल इज एन ऑर्गेनाइजेशन की अगर उसका फोन बहुत ज्यादा रेडिएट करेगा ना तो उनका ब्रांड नेम डूब जाएगा, तो आई कैन रिलाई कि वो कभी भी ये गलती नहीं करने देंगे। एप्पल पूरे वर्ल्ड का अभी तक एकमात्र फोन है जिसकी सिक्योरिटी खुद कंपनी नहीं तोड़ सकती। अगर आपका फोन चोरी हो गया तो इट इज एज गुड एज वेस्टेड। तो जितने बड़े बिजनेसमैन होंगे, हाई नेट प्रोफाइल इनकम के लोग होंगे, वो सब एप्पल रखेंगे ताकि कभी भी उनका डाटा छीना ना जा सके, उन लोगों से चोरी ना किया जा सके। वो लोग टेक्निकली अपडेटेड है, इसलिए उनको ये नहीं जानना एप्पल ने 32 मेगापिक्सल दिया क्या नहीं दिया। सिक्योरिटी है, रेडिएशन हार्म नहीं करता, मुझे अपनी बॉडी बचा के रखनी है क्योंकि फोन बहुत यूज होते हैं, तो मुझे वो बचा के रखना है, मेरे लिए सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। एप्पल की जो स्क्रीन है उसकी ब्राइटनेस हमेशा इतनी ऑप्टिमल है कि हमारे रेटिना के साथ चलती है ताकि ये हार्म ना हो सके। ये उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट है, वो लोग यहां तक सोचते हैं। वो एक छोटे साइज का फोन देते हैं, जो समझदार टेक्निकल लोग हैं वो कभी भी उनका प्लस बाय नहीं करते, वो छोटा बाय करते हैं ताकि उनका ये अंगूठा सेफ रह सके। इन दीज पॉइंट्स एप्पल हैज डिक्लेयर्ड कि एप्पल हैज लॉन्च्ड, और उसका जो यूजर है, जो जेन्युइन यूजर है एप्पल का, जो शो ऑफ के लिए दिखाने के लिए महंगा नहीं खरीद रहा है, उसको ये पता है कि एप्पल आ गया और उसको अपग्रेड करना है तो वो जाके अपग्रेड कर लेगा अपने आप को। लेकिन सैमसंग को पता है कि मेरी ऑडियंस, वो जो टेक्निकल है ना, जो सुप्रीमली एजुकेटेड और जिनकी जेब में पैसा है, वो मेरे ग्राहक नहीं बनने वाले। मेरे ग्राहक बनेंगे उनसे नीचे वाले, जिनके पास नया नया पैसा आया है या जिनको नया नया शौक चढ़ा है, कॉलेज के लौंडे जिनको अमीरी दिखानी है, या वो व्यक्ति जो शो ऑफ में फंसेगा, तो उनको मैं दिखाऊंगा शो ऑफ करने के लिए चीजें कि भैया सेल्फी खींचने, सेल्फी वाला फोन। एप्पल ने कभी नहीं डिक्लेयर किया कि वी आर सेल्फी वन फोन। सैमसंग आएगी कि सेल्फी वाला फोन है, इससे सेल्फी बढ़िया आएगी, क्योंकि एक बिजनेसमैन जो 24 घंटे अपने एम्पायर को बढ़ाने में लगा है, जो चीजों को बड़ा करने में लगा, उसके पास सेल्फियों का टाइम ही कहां है। इसीलिए फरारी कभी अपना ऐड नहीं करती, लैम्बोर्गिनी अपना ऐड नहीं करती, टीवी पे आप कभी ऐड नहीं देखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी ऑडियंस टीवी नहीं देखा करती। लेकिन सैमसंग अपनी ऑडियंस को जानती है, वो जानती है कि टेक्निकल ऑडियंस तो मेरे से जा चुकी, जो क्रीम ऑडियंस है, जिसके पास पैसा है, वो तो एप्पल ले जाएगी, मुझे कौन आएगा, मेरे नसीब में आने छिछोरे, या वो लोग जो एप्पल अफोर्ड नहीं कर सकते, या जो मीडियोकर फंसे हुए हैं, जिन्हें टेक्निकल बहुत लेना देना नहीं है। मेरा वो है तो मैंने थोड़ी सी अपग्रेड कर दूंगी, वो लोग आ जाएंगे। ओप्पो और वीवो को पता है कि मेरे नसीब में तो बिल्कुल ही प्योर छिछोरे आने, वो भी नहीं आने जो थोड़े बहुत टेक्निकल हैं। तो वो क्या करते हैं कि छिछोरे आजकल किसको कॉपी कर रहे हैं, किसका स्टाइल कॉपी कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि जी छिछोरे आजकल रणबीर सिंह को कॉपी कर रहे हैं, या रणबीर कपूर को। बोले छिछोरी लड़कियां किसको कॉपी कर रहे हैं, बोले वो दीपिका पादुकोण को या इसको कॉपी कर रहे हैं। बोले ठीक है, इनके लिए ना तुम इनको उतार लाओ, ये ड्रामेबाजी करके दिखाएंगे और वो लोग इनसे इंस्पायर्ड होके ले लेंगे कि इसका ऐड तेरे को पता कौन करता है, विराट कोहली करता है। आपको कभी सपने में भी लगा है कि विराट कोहली जिस फोन का ऐड कर रहा है उस फोन को खुद यूज भी करता होगा? लेकिन वो जो जनसंख्या है वो चलती ही विराट कोहली से, इसलिए उन्होंने विराट कोहली उतार दिया। उसके बाद निचले फोन आ जाओ, वो फोन क्या दिखाते हैं, वो फोन कुछ नहीं दिखाते, वो बस अपने आप को सस्ता बताते हैं। उनकी टैगलाइन क्या होती है, ये 5,000 रुपए में वो दहड़ी मंडी की तरह अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचते हैं। 5,000 रुपए में ब्लूटूथ भी ले लो, कैमरा भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, 5,000 रुपए में हम सब कुछ दे रहे हैं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, लूट लूट लूट, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। क्योंकि और कुछ है ही नहीं, एफएनडी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
और लास्ट वाले क्या होते हैं, लास्ट वाले कैटर करते हैं उन आदमियों को जो जाके ये बताता है कि भैया हमारे पास 500 रुपए हैं, 500 रुपए में हमका मोबाइल चाहिए, कहा दे सको वो दे देते हैं उठा के। दिस इज फिफ्थ कैटेगरी। हर प्रोडक्ट इसी तरीके से चलता है। जो कंपनीज R&Ds करती हैं वो कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स का लाइफस्टाइल क्या होता है, मैं थर्ड सेगमेंट पे आऊंगा कि हाउ दीज कंपनीज वर्क एंड हाउ दीज कंपनीज लिव। एक एप्पल बनाने वाली कंपनी से लोगों को बड़ी शिकायत है। कई लोग बोलते हैं क्या एप्पल लिए घूमता है, इसका तो ब्लूटूथ भी किसी से कनेक्ट नहीं होता। भाई मेरे लिए ना किसी से गाना लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। तू कॉलेज का लड़का है, तेरे को गाने चाहिए, तेरे को आशिकी करनी है। आई एम ए बिजनेसमैन, मुझे सिक्योरिटी चाहिए एंड आई एम थैंकफुल टू एप्पल कि इसका ब्लूटूथ किसी से कनेक्ट नहीं होता है ऐसी डिवाइस से जो इसको हैक कर सके। दैट इज गॉड्स ग्रेस, दैट इज देयर R&D। वो जानते हैं कि उसकी ऑडियंस को सिक्योरिटी की जरूरत है। मैं कॉलेज का लड़का नहीं हूं कि मैंने महंगा फोन खरीदना है ये दिखाने के लिए मैंने एप्पल ले रखा। मैं बिजनेसमैन हूं डज ऑनलाइन बैंकिंग, मैं अपने ऑनलाइन पासवर्ड सिक्योर करता हूं, तो उन चीजों के लिए मुझे एप्पल चाहिए। तो एप्पल का कई लोग बोलते हैं एप्पल में ब्लूटूथ तो है नहीं, एप्पल में तो गाने भी तेज नहीं बजते, सेल्फी अच्छी नहीं आती। मूर्खो, वो फोन इस काम के लिए बना ही नहीं है। उस काम फोन के पर्पस अलग हैं, उस फोन की चीजें अलग हैं, उस फोन का रिसर्च एंड डेवलपमेंट बड़ा कोर है। अब जो छोटे लोग रहेंगे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सपेक्टेशन का फोन है, मतलब अगर वो एप्पल है तो उसमें तो सेल भी आनी चाहिए, ठक करके खींचो तो एक्सरे भी हो जाए। एप्पल है तो एक्सरे नहीं करेगा, वो बेस्ट सेल्फी फोन नहीं होगा। वो एप्पल है इसीलिए नहीं हो सकता, वो एप्पल है इसीलिए उसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा नहीं आ सकती, वो आपकी आंखें नहीं फोड़ेगा। वो एप्पल है इसी वजह से उसका जो साउंड है वो एक ऑप्टिमम लेवल पे रहेगा, ट्रैवल बहुत ज्यादा नहीं होगा, बास बहुत ज्यादा नहीं होगी कि आप हेडफोन कनेक्ट करें वो कान फोड़ दे। वो एप्पल है इसीलिए चीजों को नहीं करेगा। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं एप्पल में टॉर्च भी नहीं है। जो भी है वो अपनी R&D के बात करते हैं, अगर उन्हें कोई फीचर देनी है तो बड़ा टेक्निकल सोच समझ के फीचर देंगे। अब इससे होता क्या है, नेक्स्ट इस चीज पे आते हैं। एप्पल का डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, एप्पल R&D करेगा एंड इट्स ओके, और एप्पल किसी को ठेका दे देता है कि भैया मेरा माल बना के दे दियो, मैंने R&D सबमिट कर दी है, इस पे गाइडलाइन पे मेरे को माल बना के दे दे। इसका डिस्ट्रीब्यूटर एडवांस पैसा लेके खड़ा होता है, इसका C&F एडवांस पैसा लेके खड़ा होता है, इसका रिटेलर एडवांस पैसा लेके खड़ा होता है। एप्पल को यह सुनने को नहीं पड़ता कि जी 15,000 फोन बेच दो, मैं 3 महीने बाद पेमेंट दूंगा। भाई साहब वो एप्पल है, एडवांस पैसा छोड़ जाओगे तो 3 महीने बाद माल देगी, आप 3 महीने बाद पेमेंट नहीं कर सकते हो एप्पल को। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो सोचते हो कि एप्पल की पेमेंट बाद में देंगे, तो एप्पल आपसे बाद में पेमेंट लेने वाली नहीं है। एप्पल को तो एडवांस छोड़ जाओ, 3 महीने बाद आपको माल मिलेगा। सेम वे जब रिटेलर के पास चीज जाती है तो कंज्यूमर भी एप्पल के लिए एडवांस पेमेंट लिए खड़ा होता है कि बॉस मैं एडवांस पेमेंट दूंगा। ब्लैक देता है 1 लाख रुपए का फोन जो कंपनी रिलीज करती है, कंपनी ब्लैक नहीं खाती बट रिटेलर ब्लैक खाता है कि एप्पल की पहली यूनिट चाहिए या पहली 100 यूनिट चाहिए तो मेरे को 2.5 लाख का प्रीमियम चाहिए, 1 लाख का फोन है। ये चीज है जो R&D है, जिसको हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ताकत है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रांग है तो पैसा अपने आप मूव होता है, क्योंकि जो उसके कंज्यूमर्स हैं वो उसके डेडिकेटेड कंज्यूमर्स हैं, वो अपना प्रोडक्ट अपग्रेड करने के लिए आपको पेमेंट देंगे। आपको पहले दिन से श्योरिटी है कि मुझे मेहनत नहीं करनी, माल जब भी नया प्रोडक्ट आएगा पब्लिक पहले से बाय करेगी। एप्पल को टाइम लगा था, पहले 10 साल लगे थे। पहले 10 साल में एप्पल नहीं थी, लेकिन 10 साल के बाद ऐसे आज तक एप्पल है। अब तो बस वो एप्पल का जो लेवल है उसको मेंटेन कर रहे हैं। सैमसंग के भी जो फोन होते हैं वो भी थोड़ा बहुत उस पे मिल जाते हैं कि भैया आधा एडवांस आधा 15 दिन का क्रेडिट। लेकिन ओप्पो वीवो फोन मिल जाते हैं कि जी रख लो, बिक जाए पेमेंट दे देना। उनके निचले वालों के फोन आते हैं कि बिकने के 3 महीने बाद पेमेंट दे देना, कोई बात नहीं आप प्रोडक्ट तो रखो। और निचले वाला फोन होता है कि आधी बार पेमेंट मिल जाती है, आधी बार मर जाती है, आधी बार बंदा बोल देता है जी फोन दिया था खराब हो गया, मैंने तो दिया नहीं, कस्टमर ने मेरे पैसे नहीं दिए, मैं आपको नहीं दे रहा। दीज आर लेवल ऑफ मार्केटिंग। आप किसी 2-4 काम को नहीं कर सकते, आप एक ही काम कर सकते हैं, आप एक ही तरीके के ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आप एक ही कंज्यूमर को कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो रिक्शा वाला भी ले ले।
मतलब एप्पल अब ऐसा प्रोडक्ट भी बनाए जो अमीर भी ले, और एप्पल ऐसा प्रोडक्ट भी बनाए जो रिक्शा वाला भी ले। 800 रुपए से लेके अगर सारे फोन एप्पल बनाती ना दोस्त, तो आज एप्पल एप्पल ना होता है। एप्पल एक ही मॉडल बनाता है, साल में एक ही बार उतारेगा, 2 साल में एक ही बार उतारेगा, उसके बावजूद भी हाईएस्ट वॉल्यूम सेल करता है। मार्केट का सबसे ज्यादा पैसा एप्पल ही उठाती है, जो इसकी की यूनिट बिकती होंगी इंडिया के अंदर 1.5 करोड़। लेकिन इंडिया में जिस मोबाइल की 30 करोड़ यूनिट बिकती है ना, उसके पास 30 करोड़ यूनिट बेचने के बाद, 30 करोड़ के लिए सेल्स फोर्स लगाने के बाद, 30 करोड़ कंज्यूमर्स को सर्विस देने के बाद भी एप्पल से तकरीबन 3000 गुना कम टर्नओवर होता है। तो महंगा इसलिए टर्नओवर नहीं है, लेकिन क्वालिटी इसलिए टर्नओवर है। तो जब हम ये सब चीजें समझ लेंगे तो हम प्रोडक्ट को समझ पाना हमारे लिए आसान है कि हम किस कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट में डील करते हैं और वो क्या सोच के उतारी जाती है। अब जिस चीज की मैं बात करने वाला हूं, जहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो पहली चीज है जिसका मैं अब आप लोगों से जिक्र करूंगा। दोज आर द मौलिक स्पाइसेस। द मौलिक स्पाइसेस का अगर हम बात करें तो स्पाइसेस हमारी लाइफ में अभी तक कोरोना काल से पहले सिर्फ द रिजनाइन एसोसिएट्स की लाइफ में, द रिजनाइन कंज्यूमर्स की लाइफ में, द रिजनाइन मैनेजमेंट की लाइफ में बड़े मैटर करते थे। आज मुझे बड़ा प्राउड है ये बात बोलते हुए, ये चीज को सामने लाते हुए, कि इससे पहले, कोरोना से पहले और जब तक 99% डॉक्टर्स ने यह नहीं बोला था कि कोरोना से बचने के लिए जो सबसे मोस्ट पोटेंटेड चीज है वो हल्दी है, तब तक तो हम लोगों को यह लगता था कि गाय छाप हो या कलर मिला हो या अडल्ट्रेटेड हो, ये सारी हल्दी एक हल्दी होती है। अब लोगों को समझ आ रहा है कि अगर हल्दी इम्यूनिटी के लिए पीनी है तो गाय छाप काम नहीं आएगी, कम से कम एमडीएच या एवरेस्ट लेके जाओ, क्योंकि अब अच्छी हल्दी नहीं पियोगे तो इम्यूनिटी नहीं आएगी, बुरी हल्दी पी लोगे तो उल्टा इम्यूनिटी का लॉस जरूर हो सकता है। इससे पहले केवल द रिजनाइन एसोसिएट्स ही थे जो लोगों से यह सवाल करते थे, और पिछले 1.5-2 साल से जब से हमने लॉन्च किया कर रहे थे कि डू यू नो that spices also have medicated benefits and we shall not compromise on spices। आज 1.5 साल तक जो हम लोगों ने मेहनत करी है, आज वो कोरोना काल में एम्स के डॉक्टर्स ने या बाकी सब डॉक्टर्स ने आके जब सामने बोला है ना कि जब ये हल्दी है, ये इतनी काम की चीज है, तब पब्लिक को समझ आ रही है कि आज तक वो लोग जो द रिजनाइन से खरीद के खा रहे थे वो मूर्ख नहीं थे। वो लोग 1.5 साल से ये बात जानते थे कि स्पाइसेस जो है हेल्थ के लिए यूज होते हैं। वो जानते थे कि स्पाइसेस में क्वालिटी क्या है, और हम मंदबुद्धि लोगों ने या तो उनको सुना नहीं या उनको सुन के भी नहीं माना। जब तक आज से 1.5 साल पहले एक भी संस्था इस देश में नहीं थी जो ये बता रही थी कि भैया अच्छे मसाले खाओ, अच्छी चीजें खाओ, ये हल्दी इम्यूनिटी के लिए होती है। हम लोग बहुत टाइम से पहले थे जब हमने अपनी ट्रेनिंग्स में फर्स्ट टाइम डिक्लेयर किया था कि 2000 टू 2020 टू 2030 इट वुड बी ए डेकेड ऑफ सुपरबग्स। कोरोना उस लिस्ट का पहला है, कोरोना उस लिस्ट का आखिरी नहीं है। कोरोना इज फर्स्ट इन लिस्ट। इट वुड बी ए डेकेड ऑफ सुपरबग्स। सुपरबग्स ही सुपरबग्स आएंगे लगातार, क्योंकि हम लोगों का इम्यूनिटी ऑल टाइम लो जा चुका है, क्योंकि हम लोग पिछले 10-15 साल से एक ही बात बोले जा रहे हैं, अपने डिसीजंस को दूसरे के हाथ में किसी समझदार आदमी को सुनने की बजाय वी आर लिविंग विद द स्टेटमेंट दीज डेज ऑल आर फ्रॉड, whom to believe, whom to not, I don't know। इस बात को, इस कथन को 15 साल हो गए। ये बात प्रकृति को, ये साइंटिस्टों को, ये सबको पता लग चुकी है कि नाउ द मासेस आर टेकिंग डिसीजंस लाइक अनएजुकेटेड पीपल, इवन सिटीज पीपल जो मेट्रोज में हैं, वो लोग भी गवारों की तरह एक्ट कर रहे हैं, वो भी अनपढ़ों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अपनी डे टू डे नीड में, अपनी डेली बाइंग के अंदर भी ये लोग बेवकूफों की तरह, अनपढ़ों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ये बात उनको भी पता लग चुकी है, यह बात प्रकृति को भी पता लग चुकी है। इसीलिए दिस इज डेकेड ऑफ सुपरबग्स। इन्हें पता है कि इम्यूनिटी इतनी लो हो जाएगी, क्योंकि ये लोग ओपन माइंडेडली किसी चीज को सुनेंगे नहीं। जिन लोगों को यह समझ आ चुका है कि भैया अगर आप उनसे जाके पूछेंगे कि जूतों में बेस्ट ब्रांड कौन सा, तो कहेंगे बाटा, एडिडास, नाइकी, रिबॉक। आप टीवी में पूछेंगे बेस्ट ब्रांड तो बोलेंगे सैमसंग, सोनी, ये सब बेस्ट ब्रांड्स हैं।
आप उनसे पूछिए एसी कौन सा बेस्ट है तो कहेंगे डाइकन, नेपोलियन, दीज आर गुड ब्रांड्स। आप उनसे पूछिए कि कपड़ों में कौन सा ब्रांड अच्छा है तो बताएंगे कि बोस, गुची, अमानी ये बेस्ट ब्रांड है। लेकिन आप उनसे पूछिए कि मसाले कौन से बढ़िया हैं तो फिर वो बताएंगे कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ इसलिए मैं ये सब चीज़ें ध्यान नहीं देता, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ इसलिए मुझे पता है कि जो बैग्स खरीदने हैं वो हाई डिज़ाइन के खरीदो, या आप परफ्यूम लगानी है तो आपको द मैन कंपनी का यूज़ कर लो, या आप एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश यूज़ कर लो। बट क्योंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ इसलिए मैं मसाले नहीं बता सकता। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं टीवी सबसे बढ़िया बता सकता हूँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं जूते सबसे बढ़िया बता दूंगा, आप मुझे पूछेंगे मैं कपड़े सबसे बढ़िया बता दूंगा। क्योंकि देखो, बॉडी तो वैसे भी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, शरीर एक दिन मर जाना है, लेकिन जब मैं मरूं और मेरे ऊपर वैन हुसैन का सूट हो तो मेरी लाश अच्छी दिखेगी ना। तो मुझे इस चीज की अकल होनी बड़ी जरूरी है कि मसाला कौन सा है ये तो मैं भूल सकता हूं, लेकिन दीपिका पादुकोण कौन सा ब्रांड पहनती है बड़ा जरूरी है, कौन किस व्यक्ति ने कौन सा फोन रखा हुआ था शादी में ये बड़ा जरूरी है, गाड़ी कौन सी बढ़िया वो मैं बता सकता हूं। मसाले, हाउ इज इट इंपॉर्टेंट यार। जब कोरोना होगा तो मैं सुबह सुबह घर में जाके अरमानी का सूट पहन के अपनी BMW ड्राइव करता हुआ मस्ती से गाने लगा के जस्टिन बीबर के या वर्ल्ड के मैं कोने कोने के 3600 नाम और बता दूंगा। अंग्रेजों के गाने सुनूंगा, हिंदू वालों के भी नहीं, अंग्रेजों के गाने, बॉलीवुड के भी नहीं, अंग्रेजों के गाने सुनते हुए आई डिस्कस विद माई वाइफ हु विल बी कैरिंग ए लुई विटॉन बैग, और मैं उसके महंगे बैग के साथ उसने मैचिंग सैंडल्स, मैचिंग लिपस्टिक लगा रखी होगी मैक की, इतने अच्छे माहौल में बात करते जाऊं। Who bloody cares what spices are? Who bloody cares? फिर हम शाम को वापसी आएंगे, हम जोनी डेप का पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखेंगे अपने सोनी के टीवी पे। मैं साइड में निकाल के अपने जूते रख दूंगा रेड टेप के या एडिडास के, सुबह मैं प्यूमा का ट्रैक सूट पहन के फिर जॉगिंग करने जाऊंगा। हल्दी हल्दी की बात कौन करेगा? थर्ड क्लास छोटी बातें मत करो मेरे साथ। आई एम एन एजुकेटेड गाय, मैंने अपनी पूरी एजुकेशन झोंक दी है ये जानने में कि लेदर एसेसरीज कौन से ब्रांड की बढ़िया है, क्योंकि मुझे शादी में जाके दिखानी होती है, हल्दी थोड़ी ना दिखाऊंगा मैं किसी को। जाके शादी में डिस्कशन में थोड़ी ना बताने वाला हूं कि भाई साहब मैं कौन सी कंपनी की हल्दी पीता हूं। मैं उसको बताऊंगा भाई साहब मैं राडो की घड़ी पहनता हूं, मैं ना इसकी घड़ी पहनता हूं, मैं BMW से चलता हूं। हल्दी तो मेरे घर में काम वाली बाई ले आती है, गाय छाप भी डाल देता हूं, हम तो खा लेते हैं, हम पढ़े लिखे आदमी, अपने को गाय छाप से फर्क नहीं पड़ता। अपने को घड़ी चाहिए राडो, मसाले चाहे गाय छाप डाल दे, काम वाली लाके डाल दे, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ लाके डाल दे। वी आर इग्नोरेंट टुवर्ड्स दैट थिंग। और अगर ये भी नहीं है तो हम तो उसको मसाले को खा लेते जो टीवी पे दिखता है, वो MDH आ जाए, एवरेस्ट आ जाए। अगर हमें काम वाली से नहीं खाना, हमें बहुत बढ़िया खाना, तो या तो मैं जाके टीवी से देख के खा लेता हूँ MDH एवरेस्ट का। मुझे क्या करना जान के कि मसालों में भी वेराइटीज होती है, मैं क्या करूंगा जान के कि मसालों में भी साइंस हो सकती है। अपने को नहीं जानना भाई साहब, साइंस के स्टूडेंट थे हम कॉमर्स के स्टूडेंट थे, मैं सीए आदमी, मैं क्यों जानूंगा भाई साहब ये चीजों को। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्लोथिंग से। वी डोंट विश टू गो टू द साइंस ऑफ स्पाइसेस। तो क्या हुआ कि दुनिया में जब कोई व्यापार नहीं था तो मसाला एकमात्र व्यापार था। तो क्या फर्क पड़ता है कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को इसलिए ढूंढ लिया था क्योंकि वो जानना चाहते थे कि काली मिर्च और लौंग जैसी चीजें किस देश से आती हैं जो इतनी इफेक्टिव हैं कि सर्दी खांसी जुकाम हमारा ठीक कर देती हैं। क्या फर्क पड़ता है कि एक बार ब्लैक पेपर यूके जैसी कंट्री के अंदर टोल देने के लिए पैसे के तौर पे इस्तेमाल होती थी। क्या फर्क पड़ेगा इन चीजों से? इनसे नहीं फर्क पड़ता। आज मॉडर्न ट्रेड से फर्क पड़ता है, आज मुझे टॉमी हिलफिगर, कैल्विन क्लीन से फर्क पड़ता है, लेकिन आज मुझे फर्क नहीं पड़ता मसालों के ब्रांड से। Why to take care of these things, these small things? क्या फर्क पड़ता है कि 5500 साल से ये स्पाइसेस हमारे इंटीग्रल पार्ट हैं? क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि स्पाइसेस को इंडियन डिश के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने प्रिस्क्राइब करके, वो ऋषि मुनि जो आयुर्वेद के ज्ञाता थे, जो बहुत बड़ी चीज थे, उन लोगों ने हम लोगों को ये दिया था। क्या फर्क पड़ता है इस चीज से? क्या फर्क पड़ता है कि इस चीज से कि ऋषि मुनि जिनका इंटेंशन मानवता को बचाने का था, जो प्रॉफिट्स नहीं लेते थे, जो प्रॉफिट में डील भी नहीं करना चाहते थे, जो अपनी बुक्स नहीं बेचना चाहते थे, फिर भी उन्होंने घर घर तक एजुकेशन फैलाया कि बेटा मसालों के साथ सब्जी खाया करो, क्योंकि मसाले वर्ल्ड के पहले फूड सप्लीमेंट की तरह हैं, पहले न्यूट्रास्यूटिकल की तरह हैं। मैं रिवाइटल खा लूंगा क्योंकि मॉडर्न साइंस का है,
मैं करकुमिन खा लूंगा जो हल्दी से निकलती है, मैं एंटीऑक्सीडेंट की अंधी दौड़ में 10 प्रोडक्ट खा लूंगा, 10 प्रोडक्ट कंज्यूम करूंगा, लेकिन जो बेस्ट ओरेक वैल्यू देने वाली चीजें हैं वर्ल्ड में पहले नंबर पे है हमारी लौंग, दूसरे पे है दालचीनी, इन चीजों की तरफ नहीं देखूंगा मैं, क्योंकि ये तो कोई भी कर सकता है। I am more interested in those fake things, those artificial things which has been proven wrongly by science. मुझे इन दोनों बड़ा कमाल की बात लग रही है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि कल तक जो लोग हमें ये बोलते थे कि डॉक्टर साहब एक बात बताओ, डॉक्टर तो बोलते हैं ज्यादा मसाले खाने ठीक नहीं है, मसाले बीमार कर देते आदमी को, ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें खानी ही नहीं चाहिए। तो मैं बोलता था जी मुझे पता नहीं, मैं तो नालायक आदमी हूं, लेकिन मैं ऋषियों की बात मानता हूं, क्योंकि ऋषियों के पास जो इंटेंशन थी ना, वो किसी को दवाई लिखने की या लूटने की नहीं थी। उनके पास जो इंटेंशन था वो मानवता की सेवा का था प्योर। उनके पास इच्छा ही नहीं थी, उनके पास इरादे थे कि मैं मानव सेवा कर सकूं। उन्होंने बड़ा रिसर्च कर करके हमें बताया, और जो चीजें बताई वो करते थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब कोरोना आया तो वही सारे डॉक्टर जो बता रहे थे, उन समझदार लोग जो उनकी मान रहे थे कि ज्यादा मिर्च मसाले या मिर्च मसाले खाने नहीं चाहिए, हम तो जी फीकी खाते हैं, उन्हीं को अब उन्हीं के डॉक्टर बोलेंगे नहीं 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 ऐसा मत करो, मसाले खाओ, हल्दी तो बल्कि हम कह रहे हैं खाली सब्जी में मत डालो, पी भी लो, गटकनी जरूरी है, कोरोना आ गया है। बल्कि उन्होंने बोला कि हल्दी भी खाओ, धनिया भी लो, जीरा भी लो, इसमें बड़ा लाभदायक है। गरम मसाला बता दिया। एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आज मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा बल्कि लौंग और शहद मिला के लो। ये वही लोग हैं जो मसाले मना कर रहे थे। अब वो कौन से मसाले जो नहीं खाने हैं? हल्दी तुम कह रहे हो खाओ, धनिया तुम कह रहे हो खाओ, जीरा तुम कह रहे हो खाओ, लौंग तुम कह रहे हो खाओ, तुम मसाले कौन से छोड़ू भाई? एक नॉर्मल घर में यही मसाले लगते थे। कोरोना क्या थे, तुमने कहा जी हमारे हाथ से गेम बाहर हो रही है, अब तो इम्यूनिटी बचाएगी और इम्यूनिटी चाहिए तो मसाले खाओ। अब कल तक कौन बचा रहा था बीमारियों से? कल तक इम्यूनिटी नहीं बचा रही थी। एक कोरोना आया तो पहली बार इम्यूनिटी का इजाद हुआ है, ये पहली बार वर्ल्ड प्रैक्टिस में आया है। इसीलिए मुझे पूर्वजों की बात पे भरोसा, क्योंकि आज की जो बात होती है वो कहीं भी हो, अगर पूर्वज भी जो बोल रहे थे और आज के व्यक्ति जो बोल रहे हैं, यानी वो सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर आज का आदमी कंट्रोवर्शियल बोल रहा है, पुराना बोल रहा, तो हमें एजुकेटेड गए, मुझे पता है कि पुराने लोगों की नीयत खराब नहीं थी। अगर उन्होंने सजेस्ट किया है ना तो कुछ सोच समझ के किया होगा, हमें ज्यादा क्यों नहीं पूछना। बड़े सारे टेक्निकल रीजंस हैं कि ये चीजें बाहर हो गई। आज अमेरिकन जो हैं हल्दी की बनी कुरकुमिन के, मैं देखता हूं कि 2500 रुपए में केवल 10 ग्राम कुरकुमिन बाय करते हैं और खाते हैं। बड़े बड़े सारे लोग इन चीजों को करने लग गए हैं। आयुर्वेदा की कोई, आज मैं आयुर्वेद पे छोटा सा डिस्कशन करूंगा, बाकी डिस्कशन कभी बाद में करेंगे। व्हाट इज आयुर्वेदा? आयुर्वेदा को हम ज्यादातर लोग जानते नहीं, हम जानते हो ट्रीटमेंट की मेथोडोलॉजी है, हम मानते हो बीमारियों को ठीक करने का तरीका। आयुर्वेदा का खुद का शब्द है साइंस ऑफ लाइफ, जीने का सही तरीका। आयुर्वेद ने हम लोगों को बहुत पहले मसाले दिए थे कि जब आप सब्जी बनाएंगे तो थोड़ा 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 जो चीज है वो हम सारे डाल देंगे। थोड़ी सी हल्दी डाल दो, थोड़ा सा मिर्च डाल दो, क्योंकि ये सब चीजें डल जाएंगी तो बड़े सारे सुपर फूड्स, मेडिसिनल तत्व आ जाएंगे। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने हमें बहुत पहले एजुकेट कर दिया था कि जस्ट फूड वॉन्ट थिंग्स, फूड सप्लीमेंट भी चाहिए। और जब कोई सब्जी पकती है, क्योंकि वो अपना रॉ फॉर्मेट में नहीं रहती है, तो उसका डाइजेशन थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। रॉ डाइट कैंसर पे भी बता दी गई है, तो तुम एंटी कैंसरस कुछ चीजें डालो। ये चीजें डालने से तुम्हारी सब्जी नहीं बनेगी, सुपर फूड बन जाएगा तुम्हारे पास। बट वी गाइस इग्नोर्ड। हमने अपने मसाले और घर की सब्जियों पे तो ध्यान दिया नहीं, हमने दिया सुपर फूड्स पे। रिवाइटल खा लो, मल्टीविटामिन खा लो, ये खा लो, वो खा लो, फलाना खा लो, ढिमकाना खा लो, ये सब बेवकूफी पूर्ण चीजों पे ध्यान दे दिया। लेकिन बेसिक से तो हमने स्टार्ट किया ही नहीं। फर्स्ट स्टेप अगर हम लेंगे नहीं तो सप्लीमेंट्स कितना मदद कर लेंगे? जो सबसे पावरफुल पोटेंटेड सप्लीमेंट है वो तो छोड़ दिए। आज पूरा वर्ल्ड एंटीऑक्सीडेंट ढूंढने में लगा है, लेकिन वर्ल्ड की बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट क्या है? वर्ल्ड का बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है लौंग। और जो मैंने कहा था, मेरे भी यकीन मत करिए, एजुकेशन का इस्तेमाल करिए, फैक्ट्स चेक करिए, फंडामेंटल्स चेक करिए। जब फंडामेंटल क्लिक हो जाए तो बात मानिएगा, वरना मानने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लोग लौंग के टाइम पे पीछे पड़ गए अकाई बेरी के। अमेरिका की एक बेरी है जी, उसकी सुना है ओरेक वैल्यू बहुत होती है। सुना क्यों है भाई? एक बार देख ले, फैक्ट चेक कर ले कि ओरेक वैल्यू किसकी ज्यादा होती है। ओरेक वैल्यू क्लोव की ज्यादा होती है।
क्लोव के एक्सट्रैक्ट की ज्यादा होती है, लेकिन वो नहीं जानना। दुनिया एंटी एजिंग की अंधी दौड़ में उन प्रोडक्ट्स का यूज करती है जो ओरेक वैल्यू देते हैं, तो भैया लौंग का क्यों नहीं यूज होता? हल्दी हैज बीन यूज्ड एज द मोस्ट पोटेंटेड एंटीऑक्सीडेंट, धनिया एंटीऑक्सीडेंट एंटी एजिंग है, जीरा जो है वो एंटी एजिंग है, लेकिन हम लोगों ने इन चीजों पे कभी ध्यान नहीं दिया। हमें तो आर्टिफिशियल चीज चाहिए क्योंकि ये चीजें अच्छी हो सकती है, स्टाइलिश नहीं है। इन चीजों को खा सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं। और आज का युग शरीर पे अंदर कम बाहर का ज्यादा है, खाओ कुछ भी दिखाओ ज्यादा वाला युग है, तो उस चीज में कैसे करेंगे? तो हम लोगों का जो फंडामेंटल्स था वो फंडामेंटल ही रॉन्ग हो गया। दामोलिक स्पाइसेस का जब हमने लॉन्च करना था तो जिस चीज को बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमेशा ये नहीं होती कि आपको अपनी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनाना या लैब में कोई प्रोडक्ट बनाना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे मैंने कहा कि ये भी थी कि फोन का साइज हथेली से बड़ा नहीं होना चाहिए ताकि हाथ करके चलता रहे, अंगूठे में जोर ना पड़े। यह भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही था। सबसे पहले आयुर्वेद ने भी एक बात बोला कि बीमारियों से बचना ज्यादा जरूरी है, डिजीज फ्री रहना ज्यादा जरूरी है, बाकी की बाकी चीजें बाद में होती रहेंगी। तो दामोलिक को जब हमने करना था तो दामोलिक को हमारी जो आरएनडी थी, जो इस टाइम भी वर्ल्ड में एक्सक्लूसिवली स्टैंड कर रही है किसी एक ब्रांड नेम के नीचे, वो एक्सक्लूसिविटी ये थी कि जब हम कर रहे थे तो हमने पहली एक चीज नोटिस करी थी कि पहले तो लोग क्या मानते हैं, दो तीन चीजें। एक तो वो ये मानते हैं कि हल्दी में मिलावट नहीं होनी चाहिए, अडल्ट्रेशन ना हो, या ज्यादा से ज्यादा क्या वो मान लेते हैं कि भैया खड़ा मसाला ले आएंगे। ठीक है, मान लिया, इट्स ओके। आपका ध्यान एक चीज पे है, अडल्ट्रेशन ना हो। पाउडर में अडल्ट्रेशन करना आसान है, फ्रेग्रेंस उठाना आसान है, आपका कलर डालना उसमें आसान है। तो ये बात समझ आ रही है, ये कहानी यहां पर समझ आ रही है कि बिल्कुल आप लोगों की ये बात यहां तक ठीक थी। तो इसलिए खड़े मसालों पर लोग चले गए। लेकिन खड़े मसालों पे जाने से पहले एक चीज को समझिएगा कि अडल्ट्रेशन नहीं हुआ, लेकिन मेडिकेशनल नहीं आया, गुण नहीं आया, उसके अंदर प्रॉपर अपनी प्रॉपर्टी नहीं आ पाई जो उसको चाहिए था। तो दारजनाइन में हमारा जो दिमाग था वो यहां पर था कि बाद में लोगों ने क्या कर दिया, अडल्ट्रेटेड, खड़े मसाले, और तीसरी कैटेगरी एक और आ गई, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कौन से प्रोडक्ट कहलाए? ऑर्गेनिक वो चीजें कहलाई जिनमें हमें यह श्योरिटी थी कि पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स या अडल्ट्रेशन नहीं होगी, अगर हम पाउडर भी बाय करेंगे तो भी नहीं होगा। अब चौथी कैटेगरी को पहली बार पूरे वर्ल्ड के मार्केट में लेके आने वाला एक ही ब्रांड था, और वो ब्रांड था दामोलिक। दामोलिक में हम लोगों ने क्या कहा कि प्रॉब्लम केवल यहां तक खत्म नहीं हो जाती है कि बॉस आपने ऑर्गेनिक ले लिया, आपने केमिकल फ्री चीजों को हटा दिया, आपने उसमें से अडल्ट्रेशन हटा दी। ये तो होना ही चाहिए, ये तो नैतिक जिम्मेदारी है हर बेचने वाले की, हर पैक करने वाले की। इसमें तो कोई समझौता होना भी नहीं चाहिए, इसमें क्या आरएनडी करनी है। ये तो हर एक कंज्यूमर का जो मसाले में यकीन रखता है, वो जो ये जानता है व्यक्ति कि मसाले सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बने हैं बल्कि मसाले सेहत के लिए भी बने हैं, उन लोगों का पहला फंडामेंटल राइट है, पहला मौलिक अधिकार है कि उन लोगों का केमिकल फ्री नॉन एडल्ट्रेटेड स्पाइसेस मिलने चाहिए। लेकिन हम दामोलिक में एक स्टेप अहेड गए। हमने कहा कि जब ये चीजें सेहत के लिए यूज हो रही हैं तो इनमें क्वालिटी कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? क्वालिटी डिफरेंशिएट होंगी डिपेंडेंट ऑन मॉलिक्यूल्स दे हैव, परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, मेडिकेटेड मॉलिक्यूल्स दे हैव। उन लोगों को इस चीज का यकीन करना पड़ेगा, इन चीजों को भी देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो हम लोगों को बड़ा एक सिंपल सा लॉजिक हम लोगों ने उस टाइम समझा कि अगर मैं किसी हरियाणा वाले की डाइट चाइना वाले को ले जाकर दे दूं, तो जैसे हरियाणा वालों की नाक होती है कि हरियाणा के लोगों का पहना नाक होगा, लंबे होंगे, कद काठी मजबूत होगी, नॉर्मली आदमी 5'10", 5'11", 6 फुट 6'3" तक ब्रैकेट होगा। तो क्या अगर उनकी सेम डाइट सेम जगह से लेके मैं चाइना के लोगों को चाइना में खिलाऊं तो क्या उनका लुक या स्ट्रक्चर हरियाणा जैसा बन जाएगा? तो वो जवाब है बिल्कुल नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। तो ये स्पाइसेस में भी हो रहा है। अगर आपने हल्दी की जड़ निकाल ली और हल्दी को हरियाणा में उगाने का कोशिश किया या यूपी में उगाने का कोशिश किया, जहां पे नेचर ने नहीं ब्लेस कर रखा है, नेचर ने हर जगह को ब्लेसिंग दी है लेकिन किसी किसी पर्टिकुलर जगह की दी है, पर्टिकुलर प्लांट के लिए दिया है कि ये प्लांट यहां पे उगेगा, इसकी मिट्टी, इसका टेम्परेचर, इसका जलवायु, इसकी बारिश इसी चीज को सपोर्ट करेगी।
लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जो आजू बाजू के वातावरण में उग जाते हैं, लेकिन टॉप मेडिकेशनल क्वालिटी तभी आती है जब वो वहीं पे उगाए जहां जहां नेचर ने उगाया। What do we mean by organic? Organic means बेसिक डेफिनेशन ऑर्गेनिक की लोग मानते हैं केमिकल फ्री होना। नो, केमिकल फ्री होना एक बात है, फर्टिलाइजर डालना एक बात है। इट शैल बी इन ए मैनर हाउ नेचर इंटेंडेड देम टू बी, कैसे प्रकृति उनको उगाना चाहती थी। ऑर्गेनिक मीन्स जिसने बनाया, जिसने क्रिएट किया नेचर, वो कैसे उगाना चाहती थी, उसी तरीके से पैदा और बनी और पैक हुई चीजें जो हमारे को सप्लाई की जाए। दैट व्हाट वी मीन्स बाय ऑर्गेनिक। हमने जो अपनी टैगलाइन पंचलाइन दिया द मौलिक का, जस्ट नॉट ऑर्गेनिक बट द बेस्ट। What do we mean by not just organic but the best? But the best means कि हम मसाला लेंगे, हम स्पाइस लेंगे, लेकिन हम उन जगहों से, उन स्टेट से सोर्स करेंगे इन स्पाइसेस को जिस जगह पे ये बेस्ट पाया जाता है, जहां नेचर ने इंटेंट किया था कि जीरा उगने का बेस्ट प्लेस ये है, हल्दी उगाने की बेस्ट जगह ये प्लेसेस हैं, मिर्च उगने का बेस्ट प्लेस ये है। जहां पर अगर तुम कुछ भी ना करो तो मैं जंगलों में तुम्हारे लिए मिर्च उगा दूंगी, आप इस जगह को छेड़िए मत। उसमें भी हमने एक चीज का ध्यान रखा कि हमने अपनी सोर्सिंग टीम को बोला कि ज्यादा से ज्यादा सोर्सिंग उन जगहों से करनी है जहां ना कि फार्मर्स को यह पता लगा हो कि भैया 3 साल से 5 साल से जमीन छोड़ के ऑर्गेनिक कर रहे हैं, बल्कि कोशिश करके उन जगहों से सोर्स करिए जहां पर कभी भी ये चीजें यूज ही नहीं करी गई। इंडिया में आज भी तकरीबन 500 ऐसी जगह होंगी, 500 ऐसे प्लेसेस है जहां पर आदिवासी एरियाज है जहां पे लोगों ने कभी भी केमिकल्स यूज करे नहीं, उनकी मिट्टी ने कभी केमिकल देखा ही नहीं है। हमने अपना स्पेशल फोकस अपनी सोर्सिंग टीम का रखा कि इनको उसी जगह से लेकर आइए, कोशिश करिए जितना जंगल के नजदीक हो वहां से आप लेकर आइए, ताकि हम सोर्स करके जब अपने कंज्यूमर्स को दें तो वो बेस्ट चीज के तौर पे जाना चाहिए। जब हम लोगों ने ये करा तो हम लोग द मौलिक रेंज बना पाए। द मौलिक इज नॉट जस्ट एन अनदर प्रोडक्ट रेंज, इट इज अ प्रोडक्ट रेंज विच कंटेन्स इट्स इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द प्लेसेस जो कि बड़े सीक्रेट प्लेसेस है, जहां पे प्रैक्टिसेस बड़ी इजी हुई हैं। अब लोग कहेंगे कि हम आपके दावों पे कैसे यकीन करें। मैंने कहा था यकीन नहीं करना, कुछ लोग टेक्निकल होते हैं। जैसे कुछ लोग पूछते हैं, मैं कुछ लोगों को बोलूंगा कि मेरी हल्दी में 5% कुरकुमिन है, गारंटेड आप लैब में चेक करा सकते हैं। एक समझदार आदमी जानता है कि अगर 5% कुरकुमिन और लैब में चेक करा के 5% एंड अबव कुरकुमिन निकल रहा है तो मुझे इसके नॉन ऑर्गेनिक होने पे शक नहीं करना, क्योंकि नॉन ऑर्गेनिक चीज में इतना निकलेगा ही नहीं। अगर मिलावट की जाएगी तो कुरकुमिन रेशियो इतनी आ ही नहीं सकती है। दूसरा, उसको ऑलरेडी टेक्निकल एक चीज क्लियर है कि ये ऐसी ही किसी जगह से नेचुरल हैबिटेट से आया होगा। जो हमारा नारा भी है, वी आर गिविंग यू बेस्ट स्पाइसेस ग्रोन इन देयर नेचुरल हैबिटेट। वो जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, जो उनका प्राकृतिक डेजिग्नेटेड हैबिटेट है। तो हम लोगों की जो ये चीज थी, इसमें अब किसी आदमी को मैं टेक्निकल बोल रहा हूं 5% कुरकुमिन, तो वो जानता है कि ये किसी ऐसी वैसी जगह नहीं उगा, ये तो उसी जगह से आया होगा जहां नेचर ने उगाया होगा। वरना 5% एंड अबव कुरकुमिन नहीं आता, 2% आ जाता है, 2.5 आ जाता है। ऑर्गेनिक करेंगे, ज्यादा अच्छा करेंगे 3 आ जाएगा, बट 5 एंड अबव आ रहा है तो डेफिनेटली ये बड़ा सीक्रेट स्पाइसेस है, ये बड़ी तगड़ी क्वालिटी की चीज है, रेयरेस्ट ऑफ द स्पाइसेस है जो मेरे तक पहुंच रहा है। अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि हमारी मिर्च में कैप्सिसिन का मात्रा अच्छा आ रहा है या जीरा हमारा बायोअवेलेबिलिटी बढ़ा रहा है, तो ऑलरेडी लोगों को यह बात पता होनी चाहिए। टेक्निकल डाटा देते ही चीज क्लियर हो जाती है। जिन लोगों को टेक्निकल नहीं पता, कुरकुमिन नहीं पता, वहां मैं बता देता हूं। जो मैं बोल रहा था कि सेकंड स्टेज में हमें लोगों को समझाना पड़ता है कि कुरकुमिन यार वो मॉलिक्यूल है जो सेकंड स्टेज कैंसर पे काम करता है रिसर्च के अकॉर्डिंगली। जो आज तक लोग बोलते हैं कि कैंसर पे कोई दवा नहीं बनी, वहां पर ये एकमात्र मॉलिक्यूल है जिसका यह दावा है कि इसने क्लिनिकल स्टडीज में सेकंड स्टेज कैंसर को भी रिवर्स कर दिया था। हल्दी ऐसी चीज है जिसने जॉइंट हेल्थ पे, जिसका इंग्रेडिएंट कुरकुमिन आज की तारीख में हर जॉइंट के प्रोडक्ट में डलता ही डलता है। कुरकुमिन वो है जो एंटी इंफ्लेमेटरी, जिसको हम बोलते हैं, जो इम्यूनिटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। ईएसआर एंटी इंफ्लेमेटरी, हाईएस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोडक्ट पाया गया है। ये वो जो है एंटीवायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। तो कुरकुमिन वो रेशियो है। इसके अलावा जब हम लोगों को बताया जाता तो टेक्निकली हमें थोड़ा सा उन लोगों को बताना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स हम लोगों को देने पड़ेंगे। लेकिन विडंबना देखिए हमारे समाज की,
आज तक कैंसर की सेकंड स्टेज कैंसर को रिवर्स करने वाली कोई मेडिसिन नहीं है। एलोपैथ ने नहीं दी, होम्योपैथ ने नहीं दिया, आयुर्वेद ने भी अभी तक कोई दावा नहीं करा। लेकिन हल्दी में कुरकुमिन का टेस्ट में कुरकुमिन मॉलिक्यूल को पाया गया कि ये सेकंड स्टेज तक रिवर्स कर सकता है। सेकंड स्टेज की रिवर्सल बता दी गई, बड़े इजी रिवर्सल बता दिया गया। इस सेकंड स्टेज के रिवर्सल के बाद भी अगर हम एक कैंसर की दवाई लेने जाएंगे तो किसी मेडिकल स्टोर पे बच्चे को नहीं भेजेंगे, पता नहीं क्या लेकर आ जाए, 10 चीजें चेक करेंगे कि मेडिकल फार्मेसी कोई डुप्लीकेट माल तो नहीं बेचती, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज मेरे को कैंसर के लिए लेनी है। लेकिन हल्दी लेने के लिए हम बिलीव किस पे कर लेते हैं? अपने हलवाई पे बिलीव कर लेंगे, अपनी कामवाली पे भाई पे बिलीव कर लेंगे। बाजार में चले जाएंगे, बिग बाजार में ये देखेंगे कि ये नहीं देखेंगे बेस्ट स्पाइसेस कौन सा है, ये देखेंगे कि सबसे सस्ता कौन सा मिल रहा है, स्कीम किस पे बढ़िया चल रही है, डिस्काउंट किस पे बढ़िया आ रहा है, और उस डिसीजन के थ्रू हम अपनी हल्दी बाय कर लेते हैं। मेरे घर में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कैंसर को रिवर्स करता है। वो प्रोडक्ट ऐसी चीज है जो बोला है साइंस ने कि थिंग्स, नेचुरल थिंग्स विच कैन रिवर्स योर कैंसर और एनी डिजीज, दे कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दैट ऑल्सो। सिंपल भाषा में एग्जांपल देता हूं, इस एग्जांपल को बाद में भी कोरिलेट करूंगा। जो एक्सरसाइज आपको मोटे से पतला कर सकती है वो आपका पतलापन भी बरकरार कर सकती है। सिंपल बात है, मोटे मोटे तौर पे समझ लीजिए इस चीज को कि एक चीज जो आपका वजन घटा सकती है, एक्सरसाइज आपका वजन घटा सकती है तो वजन मेंटेन भी कर सकती है। तो अगर सेकेंड स्टेज के कैंसर को हल्दी से रिवर्स किया जा सकता है तो प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है। और शुक्र मनाइए अपने बुजुर्गों का, शुक्र मनाइए अपने माँ बाप का, शुक्र मनाइए उन ऋषि मुनियों का कि जिन ऋषि मुनियों ने आपको इजी तरीका बताया। आप पैदा नहीं होते उससे पहले आपका टेस्ट डेवलप्ड है। कड़ी के लिए, हल्दी डालने के लिए, हर सब्जी में हल्दी डाल दो हम खा लेंगे। अंग्रेजों को हर सब्जी में हल्दी डाल दीजिए, वो खा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें हल्दी का टेस्ट बचपन से नहीं लगाया जाता, उन्हें समझ ही नहीं आता। उन्हें आज भी ये कैप्सूल में चाहिए, क्योंकि वो लोग इसका टेस्ट बियर नहीं कर सकते। आज भी वो लोग इसके कैप्सूल्स खाना पसंद करते हैं, इसके कुरकुमिन एक्सट्रैक्ट्स के कैप्सूल खाना पसंद करते हैं। बट मैं शुक्रगुजार हूं अपने उन पूर्वजों का, शुक्रगुजार हूं उन ऋषियों का, जिन्होंने बड़ा इजी तरीका बना दिया था कि हमें कैप्सूल्स भी नहीं खाने। उन्होंने बोला बड़ा इजी चीज है, कुछ वाटर सोल्यूबल है, कुछ फैट सोल्यूबल है, अपने आप बॉडी कर लेगी। तुम तो बस सुबह, दोपहर, शाम 3 बार सब्जी बनाते हो, एक एक कैप्सूल एक एक आदमी के हिस्से आ जाए, 2-2 ग्राम जितना जो है डाल के दे दीजिए। बच्चे हैं, थोड़ी सब्जी खाएंगे तो थोड़ी हल्दी जाएगी, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा सब्जी जाएगी। बस ये सब्जी देते रहिए और बड़े इजीली आपको मेडिकेशन भी ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। हमारे ऋषियों को कई लोगों ने कहा कि अगर इतनी चीजें अच्छी हल्दी थी तो हमारे पूर्वजों ने क्यों नहीं बताया कि इसमें कुरकुमिन होता है? ये तो साइंस ने ही बताया। साइंस को एक कीड़ा है, जबरदस्ती घुसती है कुछ चीजों के अंदर। क्यों? साइंस को यह जानना है कि हल्दी पीने से सूजन खत्म हुई तो हुई क्यों। उनको यह जानना है कि सर्दी खांसी जुकाम ठीक हुआ हल्दी के लेने से तो हुआ क्यों। हमारे पूर्वजों को एक चीज सिखाई गई थी कि आपके पूर्वज अपने बच्चों का हमेशा भला चाहते। कोई माँ बाप अपने बच्चों को बुरा नहीं चाहता, तो अपने माँ बाप को ना ज्यादा क्यों और क्या मत किया करो। जो बोला है, जो मिला है, मान लीजिए। 5000 साल तक ये जो प्रथा थी ना, क्यों ना पूछने की अपने सीनियर से, ये जो मोस्ट ऑथेंटिकेटेड चीजें थी ना, उसको लेकर आती रही। साइंस ने पूछा हल्दी में खुशबू आती है क्यों, उन्होंने पता कर लिया, उसकी नकली फ्रेग्रेंस बना दी। उन्हें पता लगा कि हल्दी में रंग पीला आता है क्यों, पता लग गया, वो अलग छोड़ दिया, पीला रंग बना दिया कि हल्दी में से सब्जी में रंग कैसे आता है। जितने साइंस ने क्यों पूछा, उतने ही साइंस ने डुप्लीकेट चीजें भी दे दी। हमारे पूर्वजों ने कभी क्यों नहीं पूछा, उन्होंने नकली चीजें कभी बनाई भी नहीं। वो हमेशा ऑर्गेनिक खाते थे, ऑर्गेनिक देते थे, ऑर्गेनिक सजेस्ट करते थे, ऑर्गेनिक बोलते थे। ये जो नया है इसने सब खराब कर दिया। हमारे पूर्वज अच्छे थे, जो क्यों नहीं थे, चुपचाप करके उस चीजों को मानते आ गए, इसीलिए धरोहर आज तक आ गई। जितना हमारे पूर्वजों ने कहा था कि भैया हल्दी पीने से सूजन दूर हो जाती है, चोट में पी लिया करो, इन्फेक्शन नहीं होगा, वही तो साइंस ने भी बोला 5500 साल के बाद। साइंस ने क्या अलग बोल दिया? साइंस ने बस ये बोल दिया कि जो मेरे कीड़े थे, मेरे को जिस तरीके के कीड़े उबलते हैं, मैं जिस तरीके की क्यों से खुश होता हूं, मैं भी शांत हो गया। मतलब तुम्हारे बुजुर्ग ठीक थे, तब हमने आपको कहा गया इतनी क्यों मानते हो इनको। हल्दी तो एक मसाला है, हल्दी तो खाने में टेस्ट के काम आती है, इसका सूजन वूजन से क्या लेना है, लोग तो ऐसे ही पिलाते हैं। लेकिन बाद में आज उन्होंने मान लिया कि अगर जोड़ों के दर्द में सूजन है, दर्द कम करना है, तो अपनी दवाइयों में कुरकुमिन मॉलिक्यूल दीजिए। आज उन्होंने मान लिया कि चोट में पिलाइए, आज उन्होंने मान लिया कि लिगामेंट फ्रैक्चर में दीजिए, आज उन्होंने यह मान लिया कि कोरोना जो हमारी समझ नहीं आ रहा है,
वो किसी चीज के समझ आए ना आए, लेकिन हल्दी के आ जाएगा, तुम उसको ले लो। लेकिन उस हल्दी को खरीदने के लिए हम जरा सा भी एजुकेशन लगाने को तैयार नहीं, हम जरा सा सिंसियरिटी बरतने को तैयार नहीं, हम एक दिन बरतने को तैयार नहीं है कि मैं अपनी मसाले की कैबिनेट, मसालादानी मतलब एक मेडिसिनल कैबिनेट बनाना चाहता हूं। उस मेडिसिनल कैबिनेट में व्हाट बेस्ट प्रोडक्ट शैल आई पुट, उसके लिए मैं आज तक तैयार नहीं हूं। उसमें मैं कुछ भी डाल दूंगा, जूतों में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, टीवी में नहीं करूंगा, मोबाइल फोन में नहीं करूंगा, बट मसालदानी के अंदर मैं कुछ भी डालना पसंद करूंगा। वो कोई भी क्वालिटी आ जाए, बस सस्ता हो जाए, चीप हो जाए, मेरे लिए इतना बहुत है। सो बॉस, हियर वी आर डूइंग समथिंग विच इज वेरी टेरेबल, विच इज वेरी रॉन्ग। हम अपने साथ नहीं, अपने परिवार के साथ भी खेल रहे हैं, अपने घर वालों के साथ भी खेल रहे हैं। यह बड़ी बुरी चीज है जो हम लोग कर रहे हैं। हर तरीके की हर चीज में स्पाइसेस का यूज कभी भी हमारी लाइफ से हटाया नहीं जा सकेगा, बिजनेस के तौर पे भी और हमारी हेल्थ के तौर पे भी। तो द मौलिक वो पहली चीज थी जिसने ये दावा किया कि वी आर जस्ट नॉट ऑर्गेनिक बट द बेस्ट। और आज भी हम ये दावा करते हैं कि अगर आपको कोरोना में चाहिए बेस्ट हल्दी, तो आज एक हल्दी के टॉप जानकार को अपने साथ लीजिए और जेब को पैसों से भर लीजिए और कंसल्टेंट को भी दीजिए कि भैया मैं तेरे को खूब पैसे दूंगा, लैब टेस्ट कर, चीजों को टेस्ट कर और बता। और जब वो थक जाएगा, जब आपके पैसे मुक जाएंगे, तो आदमी जाके कहेगा कि जाके द मौलिक के स्पाइसेस खरीद लीजिए, वो बेस्ट है। ये हम लोगों ने उस टाइम करके दिया था। अब कई लोगों की कई थ्योरीज है। कई लोगों ने बोला कि बड़े अजीब से भी आते हैं। अब एक काउंटर इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। कई लोग कहते हैं कुरकुमिन वाली हल्दी लेने का कोई फायदा नहीं है, कुरकुमिन के सप्लीमेंट खाइए। कुरकुमिन के सप्लीमेंट खाने से क्या होगा कि आपको कुरकुमिन बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि हल्दी का कुरकुमिन आपको एब्जॉर्ब नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से हम निकाल के दे रहे हैं वैसे एब्जॉर्ब हो जाएगा आपको। ठीक बात है। आज साइंस आ गई। वो कुरकुमिन क्या करता है? वो सूजन खत्म करता है। वो कुरकुमिन क्या करता है? कैंसर खत्म करेगा। वो कुरकुमिन क्या करेगा? एंटी इन्फ्लेमेटरी होगा, एंटी इन्फेक्शियस होगा। तो बॉस, ये नई जानकारी ना हमें मत दीजिए। ये जब तुम्हारी साइंस ने आके कुरकुमिन निकाला नहीं था, उससे पहले से हल्दी सूजन खत्म कर रही है, उससे पहले हल्दी इन्फेक्शन खत्म कर रही है, उससे पहले से जोड़ों में दर्द में राहत दे रही है। 5500 साल पहले लिखा गया है कि बिना हल्दी में से कुरकुमिन निकाले खाली हल्दी लीजिए, कर्क रोग पे काम करेगी। तो ये नई कहानियां, ये नए किस्से उन अनएजुकेटेड लोगों को जाके समझाओ जिनकी डिग्रियों से नौकरियां मिली हैं लेकिन बुद्धि नहीं आई थी। डिग्री आई, बुद्धि नहीं आई। उन लोगों को जाके अपनी ये नकली कहानियां सुनाइए कि बॉस कुरकुमिन जब कैप्सूल में आता है, टैबलेट में आता है, तभी निकलता है। मतलब वो ईश्वर, वो प्रकृति, वो परमात्मा जिसने आज से 5 लाख साल पहले हमें हल्दी दे दी थी, उसके बाद उसने बैठ के एक डॉक्टर का, एक साइंटिस्ट का इंतजार किया है कि जब ये आ जाएगा तब लोगों को जाके हल्दी पचेगी। कुरकुमिन के कैप्सूल से कुछ ऐसा नया करा के दिखाइए जो हल्दी में कुरकुमिन भरा हुआ हल्दी ना कर पा रही हो, आपका कैप्सूल कर पा रहा हो। कुछ नया करके दिखाइए बॉस, तो मैं भी आपके साथ एग्री करूंगा। आई लव टू हैव दिस थ्योरी कि बॉस कुरकुमिन क्या करेगा। मैं लेकिन यहां पर लाइव हूं और ये रिकॉर्डेड सेशन जाएगा। मैं एक गारंटी करता हूं कि जितना कुरकुमिन के कैप्सूल आपका नहीं करेंगे, उससे ज्यादा हमारी हल्दी करेगी। वो हल्दी करेगी जो नेचुरली उगी हुई है, जिसमें कुरकुमिन का रेशो ज्यादा है। वो कुरकुमिन के कैप्सूल से भी ज्यादा काम करेगा। आप चेक करा के देख लीजिए, लोगों को पिला के देख लीजिए। कारण कुरकुमिन एक मात्र मेडिसिनल तत्व नहीं है जो मिलता है, एक एल्कलोनॉइड्स की चेन और होती है जिसको हम बोलते हैं कुरकुमिनाइड्स। हल्दी में 40 से 45% कुरकुमिनाइड्स भी होते हैं। अगर 5% कुरकुमिन है तो 45% हल्दी के अंदर कुरकुमिनाइड्स भी पाए जाते हैं। हल्दी के अंदर मल्टी वाइटामिन भी होते हैं और मल्टी मिनरल्स भी होती है हल्दी। अगर मैं पाउडर नहीं लूंगा तो विटामिन भी नहीं मिलेगा, मिनरल्स भी नहीं मिलेगा, कुरकुमिनाइड्स भी नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। तो मेरे को अगर कुरकुमिन के साथ ये सब चीजें भी मिल रही हैं तो बॉस मेरे को हल्दी लेने में फायदा है, क्योंकि मैं जितने ग्राम ले रहा हूं मेरे लिए उतनी उससे भी ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इसलिए मसाले खाने चाहिए। जो डॉक्टर्स की पुरानी थ्योरी थी कि मसालों से बीमार होते हैं, वो डॉक्टर्स कोरोना काल में अपनी स्टेटमेंट वापसी ले चुके हैं और बता चुके हैं कि सबसे ज्यादा इम्यूनिटी उन्होंने नहीं कहा। इस टाइम वर्ल्ड का कोई डॉक्टर नहीं बोल रहा कि एसाई बेरी पीजिए। इस टाइम वर्ल्ड का कोई डॉक्टर नहीं बोल रहा कि एस्ट्राजेनेटिन लीजिए। इस टाइम कोई वर्ल्ड का डॉक्टर और किसी एंटीऑक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा है, जो एमएलएम कंपनी झूठ फैला फैला के कर रही थी। लेकिन एक मात्र दारुजुनाइन ऐसा कंपनी था ट्रेडिशनल में और नेटवर्क मार्केटिंग में, जो पिछले 2 साल
से एक चीज का जोर दे रहा था कि हर चीज से पहले हर घर में मसाले बदलिए, अपने मसाले बदलिए, क्योंकि मसालों से बड़ी ताकतवर कोई चीज नहीं है। आज मैं बड़ा प्राउडली इस बात को बोल रहा हूं कि हम एकमात्र मार्केटिंग यूनिट है इस इंडिया की, हमारे को कॉपी करके हजारों आए, जिन्होंने फर्स्ट प्रेजेंटेशन दिया था कि मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं स्पाइसेस के, एंड दीज आर नॉट फॉर द टेस्ट बट दिस इज फॉर द हेल्थ। हम पहले थे। और कोरोना में अगर डॉक्टर्स को याद आई तो ना एस्ट्राजेनेथिन का याद आया, ना किसी डॉक्टर ने बोला करकुमिन सप्लीमेंट लो, ना किसी डॉक्टर ने बोला कि एंटीऑक्सीडेंट मोरिंगा लो, ना किसी ने बोला कि एंटीऑक्सीडेंट में एस्ट्राजेनेथिन लीजिए, ना कुछ बोला। डॉक्टर्स ने बोला हल्दी लीजिए, लौंग लीजिए, धनिया लीजिए, जीरा लीजिए। डॉक्टर्स ने पूरी नेटवर्क मार्केटिंग का हर वो व्यक्ति जो अपने एंटीऑक्सीडेंट की कहानी सुना रहा था, वो KS66 की सुना रहा हो, या वो असाई बेरी की सुना रहा था, या वो अपने रिजर्वेटॉल की सुना रहा था, रेवर्सेटॉल की सुना रहा था, किसी की भी, रेड वाइन एक्सट्रैक्ट में बोल देता हूं, अभी मुझे भी उसमें हो रहा है, उनमें से कोई लोग किसी की भी कहानी सुना रहा था, किसी भी एंटीऑक्सीडेंट की स्टोरी थी। अब की बार साइंस ने, डॉक्टर्स ने जिस चीज के जाके पैर पकड़े वो चीज थे स्पाइसेस, एंड वी आर वेरी प्राउड कि जिस चीज को उन्होंने इस समय भगवान बोला, देवता बोला, उस देवता की पूजा हम पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं। ना खुद कर रहे हैं, बल्कि हमने लोगों को घर घर जाके समझाया था, लोगों के पास पहुंच पहुंच के बताया था। आज इसीलिए कोरोना में अगर किसी को याद आई तो डोमोलिक स्पाइसेस की याद आई, एंड वी वर वेरी प्राउड कि हमने ये चीज पहुंचाई। किसी डॉक्टर को एस्ट्राजेनेथिन याद नहीं आया, किसी डॉक्टर को रेजर्वेटॉल याद नहीं आया। जो लोग बोलते हैं कि भैया इस कंपनी ने R&D करा, हमारे पास ये इंग्रेडिएंट है, तो कोरोना काल में क्यों नहीं आपके इंग्रेडिएंट की बात हुई? आप इतने ही बड़े एंटीऑक्सीडेंट थे तो क्यों नहीं कोरोना काल में डॉक्टर्स ने आपके बात की? डॉक्टर्स ने तो सिर्फ और सिर्फ बात की मसालों की, और किसी चीज की तो उन्होंने बात ही नहीं करी। उन्होंने तो बोला नहीं बॉस कि किसी के पास ये जूस हो तो खरीद के पी लीजिएगा। याद आई तो आई तुलसी जी की, याद आई तो आई हल्दी की, जो हमारे बुजुर्ग बोलते थे। हमारे बुजुर्ग रेजर्वेटॉल नहीं बोलते तो उनको याद नहीं आई। हमारे बुजुर्ग कुरकुमिन नहीं बोलते तो उनको याद नहीं आया। हमारे बुजुर्ग एस्ट्राजेनेथिन नहीं बोलते तो उनको याद नहीं आया। हमारे बुजुर्ग असाई बेरी नहीं जानते थे, उनको याद नहीं आया। याद आई तो फाइनली मसालों की ही याद आई। लेकिन आज के बाद भी अगर हम लोग पसोपश में रहेंगे, आज के बाद भी अगर हम अपने अपने परिवार के लिए बेस्ट नहीं चुन सकते, तो लानत। और जिन लोगों ने चुना है उन लोगों को बधाई है बॉस, आप लोगों को आज गर्व करने का दिन है। आज आप लोगों का वो फेट डेवलप हो जाना चाहिए कि हम किस चीज के साथ जुड़े और हमारा विजन कितना बड़ा है। जो चीज शायद कोरोना 2025 में फैलता तो तब हम 7 साल से बोल सकते थे कि हम पिछले 7 साल से बात कर रहे हैं, या जब ये पूरा डेकेड जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि हम आज से नहीं कभी से बात कर रहे थे इन चीजों की। अगर कोरोना 1.5-2 साल में घट गया तो ये भी हमारी अचीवमेंट है कि हम आज तक एकमात्र कंपनी है जिसने पॉइंट रखा है। MDH बोलती है सेहत का खजाना। हर टीवी एड देख लीजिए, मसालों में बोल रहे होंगे असली स्वाद, स्वाद स्वाद, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। चाट मसाले बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, पाव भाजी मसाला, एवरीथिंग इज मेड फॉर टेस्ट, बट नॉट, नो वन टिल डेट हैज एस्टेब्लिश्ड देयर ब्रांड फॉर द हेल्थ ऑफ इट। एकमात्र दामोलिक और एकमात्र द ओरिजिनाइन वो ब्रांड था जिसने अपनी स्पाइसेस को रेंज कर हेल्थ के लिए एस्टेब्लिश किया था और उसके लिए बेस्ट सोर्सेज को ढूंढा था। और आज इस लाइव रिकॉर्डिंग को जब मैं बैठ के बात कर रहा हूं आज 5 अप्रैल 2020 को, तो देयर इज नो कंपनी इन दिस वर्ल्ड जिसके पास एक स्पाइसेस की रेंज है जहां वो ये बोल सकते हैं कि एवरी स्पाइस वाज सेलेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर मेडिसिनल क्वालिटीज एंड वाज सेलेक्टेड फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। एंड वी आर द ओनली कंपनी इन टिल डेट इन नेटवर्क मार्केटिंग जो USD ऑर्गेनिक थे। ऑर्गेनिक का दावा करने वाले बहुत लोग थे, झूठ सच बोलने वाले बहुत लोग थे, बट आज ये प्राउड की बात है कि हम लोगों का विजन था। आज हम बोल सकते हैं कि सच मार्केट को हमने बताया, सच्चा प्रोडक्ट मार्केट को हमने पहुंचाया। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग बोलते हैं ना हमारी कंपनी की R&D बहुत बड़ी है, किसका R&D कितना बड़ा बॉस? कोरोना ने सब खोल के रख दिया है। किसने क्या बोला वो सब खुल चुका है। अब आप कहानियां कहते रह सकते हैं, जिन लोगों को कहानियां पसंद है वो सुना सकते हैं, जिन लोगों को एजुकेशन का यूज करके फंडामेंटल क्लियर नहीं करना आप उनको कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जब इस संसार पे विपदा थी, एक मुल्क पे नहीं, एक स्टेट पे नहीं, एक इंसान पे नहीं, एक देश, इस संसार पे जब विपदा आई थी तब एक ही ब्रांड था जिस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट किया जा सकता था। तब एग्जिस्टिंग एक ही चीज थी, वो दामोलिक थी। सो वी आर रियली प्राउड ऑफ दोज थिंग्स कि अब विजन और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का फेथ जो है वो बढ़ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज आते हैं वो उस मसालों पे, क्योंकि सस्ता खरीदते हैं, सस्ता खरीदने की लत लग चुकी है। लेकिन एक चीज और चेक कर लेते हैं इसके साथ कि कई लोगों को जो होता है, हम लोगों ने कई बार बोला है कि हमारे मसाले 1/3 लगते हैं।
क्योंकि कलर टेक्सचर वो सब चीजें उतने में आ जाती है। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि हमें हाफ भी लगते हैं, कई लोग हमारे को बोलते हैं कि हमें उतने ही लगे, हमें तो कुछ खास नहीं लगा। तो मसालों में खास क्या लगेगा? मतलब आप दाल में डालेंगे और अगर आप माइक्रो लेवल पे एजुकेटेड नहीं है या आप डेली अपने दाल को इस्तेमाल नहीं करते थे या देख नहीं पाते थे, आपको हल्दी इज इक्वल टू जिंदगी भर हल्दी लगी है, आपको अच्छी बुरी हल्दी पता ही नहीं है, आपने कभी चेक ही नहीं करी, तो आपको पता क्या लगता? मतलब एक आदमी कहता मुझे कुछ खास नहीं लगा। खास क्या लगना था? मतलब हमारी हल्दी डलनी थी और आपकी दाल जो थी वो 24 कैरेट गोल्ड में बदल जानी थी, या हमारी मिर्च डलनी थी तो उसका क्या फ्यूमिगेशन से पूरा शहर अंधा हो जाना चाहिए था? खास क्या लगना था? कुछ लोगों ने चेंज नोट कर लिया क्योंकि वो लोग ज्यादा कॉन्शियस है अपने फूड को लेके, उनको अपने टेस्ट पे बनाने में मजा आता है, उनको अपने फूड में इंटरेस्ट लेने में मजा आता है, तो इमीडिएटली कैच कर पाए कि हाँ कल ये हल्दी डली थी, आज ये इतनी हल्दी कम भी डाली है तो भी कलर आ गया, या खुशबू ज्यादा आ रही है, या सब्जी का कलर ज्यादा आ गया, या सब्जी खराब बाद में हुई है, हमारी जल्दी खराब हो जाती थी। कुछ लोग माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं, उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन मैक्रो लेवल पे क्या चेंज आएगा? आपको क्या खास से क्या उम्मीद थी? मुझे मतलब सब कुछ लोग बोलते हैं हमें खास नहीं लगा। भैया तो लैब में जाके चेक करा ले, 5% कुरकुमिन है नहीं, और अपने मसाले में चेक करा ले, तेरे में 1% है, हमारे में 5% निकलेगा, उसके बाद भी तुझे खास नहीं लगा, तो मैं तेरे को जूते मारने के लिए लाउड हूं क्या? मतलब तू वो व्यक्ति है जो 1% कुरकुमिन के इंग्रेडिएंट को नॉन ऑर्गेनिक हल्दी और 5% ऑर्गेनिक हल्दी दोनों के बीच में फर्क नहीं पता ला पा रहा, तो क्या मैं तेरी डिग्री में आग लगाने के लिए एलिजिबल हूं? एम आई सर्टिफाइड टू डू दैट? कि तेरी सारी इंटेलिजेंस पे आए हुए शब्द और तेरी मार्कशीट मैं उनको फूंक सकता हूं? क्या तू मुझे अलाउ करेगा? अगर मैं लैब में तेरे को ये चीज प्रूव करवा दूं तो? और नहीं करवा सकते तो यार विश्वास के साथ चल लो, फंडामेंटली एक चीज डिक्लेयर्ड है, उस चीज के साथ ग्रो हो जाओ, उस चीज को कर लो। तो ये जो चीज है कि मुझे खास नहीं लगा, अरे अगर 1/3 लगता है तो हमने आपका घर का बजट कम कर दिया, हमने आपको बेस्ट चीज मतलब आपकी एग्जिस्टिंग रेंज से भी सस्ती दे दी। इसके लिए इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हर जगह क्या, वी कैन टेल इट टू एवरीवन वी फील लाइक। जितने लोग हैं हमें सबको बताना चाहिए, मसाला हर घर में पहुंचाना चाहिए हमें अपना। अगर चीज आधी भी लग रही है तो भी हम सस्ते हैं या बराबर हैं आपके ब्रांड के, तो अपने बराबर ब्रांड में आप बेस्ट में अपग्रेड हो रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? और अगर उतना भी लग रहा है और महीने का 200-500 रुपए का बजट बढ़ भी जाता है, तो 500 रुपए महीने की तो आपके घर में इंश्योरेंस भी नहीं आएगी, हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्त 6,000 रुपए साल का खर्च करके तो आप अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बाय कर सकते। मैं तो हेल्थ खरीदने की बात कर रहा हूं आपसे दोस्त। आप 6,000 रुपए में अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बाय कर सकते, पर हेल्थ बाय कर सकते हैं, तो भी डील बुरी है क्या? एक एंटी कैंसरस सब्सटेंस, एक एंटी इंफ्लेमेटरी सब्सटेंस, एक एंटी इंफेक्शियस सब्सटेंस लेने के लिए क्या 500 रुपए महीने की कीमत भी बहुत ज्यादा होगी? हमारे जो पूर्वज थे वो हल्दी लगाते थे, तेल लगाते थे शादी से 7-8 दिन पहले, 10 दिन पहले, जो भी टाइम होता है, तो उससे जितने दिन भी पहले लगाया जाना जाता है, क्योंकि आई डोंट नो द प्रोसेस कितने दिन पहले लगता है, लेकिन हमारे पूर्वज जब लगाते थे तो कई लोग मुझे पीछे मिले तो वो बड़ा एजुकेशन में मुझे आंसर देते थे। मैं उन लोगों को ज्यादा बोलता नहीं, क्योंकि अनएजुकेटेड लोगों के साथ बहस करना यानी बंदर के साथ बहस करने से थोड़ा सा कुछ ज्यादा नहीं है। तो मैं एक बंदर को समझाऊं कि भाई हल्दी के फायदे क्या हैं, उतना ही मैं इस अनएजुकेटेड आदमी को समझा सकता हूं। तो आई एम ए काइंड ऑफ ब्रीड जो ना बंदरों से बात करता है ना इंसानी बंदरों से बात करता है, मैं दोनों से बात नहीं करता। तो मैंने उसकी बात सुनी और घर आ गया। तो एक दिन मुझे किसी ने बोला कि हल्दी डॉक्टर साहब लगाई क्यों जाती थी? तो मैंने बोला यार सिंपल सी बात है, अगर तुम शादी वाले दिन बीमार पड़ जाओ या तुम्हारे को जुकाम हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए, थोड़ा बुरा नहीं लगेगा? मतलब तुम फेरों पे बैठे हो और बार बार दस्त आ रहे हो, तुम्हारे को तो बुरी नहीं लगेगी चीज? या तुम घोड़ी पे बैठे बैठे झूम रहे हो तो अच्छा लगेगा? तो हमारे पूर्वज जानते थे कि कुरकुमिन एक सब्सटेंस है जो कि स्किन के थ्रू ब्लड तक पहुंच के इन्फेक्शंस को मार देता है, और 7-8-10 दिन के लिए आप अगर उसके ब्लड को प्योरीफाई कर देते हो तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस लगभग 0 हो जाते हैं, नेग्लिजिबल चांसेस हो जाते हैं। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने दिमाग लगाया और कुछ टाइम पहले ब्लड प्यूरिफिकेशन करने के लिए एवरेज एक टाइम के लिए उन्होंने हल्दी अप्लाई करवाना चालू करवा दिया।
अब वो तो बाद में साइंस आ गई और ज्यादा पढ़े लिखे लोग आ गए, ग्रेजुएट और मास्टर्स आ गए। पहले तो अनपढ़ लोग थे तो वो ऑर्गेनिक हल्दी लगाते थे, बाद में मास्टर्स आ गए तो आजकल गाय छाप भी लगा देते हैं। बोले हल्दी लगानी तो है तो गाय छाप ले आओ, एमडीएच भी क्यों फूकना है। तो उन लोगों ने क्या करना चालू किया कि जब वो हल्दी लगाना चालू किया उसके बाद हमारे पूर्वज क्या बोलते थे, घर के बाहर नहीं निकलना। क्यों नहीं निकलना? क्योंकि ब्लड डिटॉक्सिफाई हो चुका है, ऐसा ना हो बाहर से कोई संक्रमण आ जाए और शादी के दिन बीमार पड़ जाए। इतनी वेल थॉट ऑफ कल्चर है वो हमारा, इतना वेल थॉट ऑफ सिविलाइजेशन है जिस सिविलाइजेशन से हम लोग आते हैं। इतने इंटेलिजेंट बुजुर्ग थे हमारे पास जो इतनी बारीकी से काम करके बैठे हुए थे, लेकिन बाद में आके हमने उनकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। एक 200-500 रुपए बचा के महंगे फोन, महंगे लैपटॉप, महंगे टीवी और महंगे के चक्कर में हमने मसालों पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, जो उनकी ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग थी, जो हम लोगों को पूर्ण आशीर्वाद के तौर पे मिला था। ना सिर्फ स्पाइसेस, मैं आज प्राउडली बोलता हूं कि आज किसी कंपनी ने तुलसी नहीं दिया था, अर्क दिया था, तुलसी नहीं दी थी। उस तुलसी अर्क में भी प्रोपिलीन ग्लाइकोल डाल रखा है, पॉलिथीन का शुगर, पॉलिथीन ग्लाइकोल हम बोलते हैं उसको, वो डाल रखा है। लेकिन दारुजिनाइन वो कंपनी थी जिसने लोगों की हैबिट जो सीटीसी टी पीने की थी, चाय पीने की थी, वी आर द ओनली इंडियन ब्रांड एग्जिस्टिंग राइट नाउ जिसने ऑर्गेनिक दिया। और आज से नहीं, अपने पहले बैच से उसमें ऑर्गेनिक तुलसी डलवा रखी थी, ऑर्गेनिक अदरक डलवा रखा था, ऑर्गेनिक इलायची डलवा रखा था। और जब मुझे अपने घर पे बोलना था तो मुझे ज्यादा नहीं बोलना पड़ा, मैंने बस एक चीज बोली कि इस कोरोना काल में अपनी चाय की खपत बढ़ा दो, अब चाय ज्यादा पीना चालू कर दो, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक तुलसी, ऑर्गेनिक जिंजर तो हमने पहले ही डाल रखी है। चाय पीना हर किसी की हैबिट है, खाली एक चाय पिला पिला के इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम 1.5 साल से दामोलिक कर रही थी। लोगों को उसमें थोड़ा सा महंगा लगा। अब क्या करें, जब चाय का फ्लेवर करते हैं या टेस्ट करते हैं, एक फ्राई उसमें पैन में आपके में चाय उबल रही है, चाय पत्ती उबल रही है जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट है, पॉलीफेनोल्स हैं, ऑर्गेनिक तुलसी, ऑर्गेनिक अदरक, और एक में उबल रही है कलर, जंग, और उस जंग को आप माइक्रो क्रिस्टलाइन पानी के अंदर घोल घोल के पी जाएंगे। तो आप कितनी ही गूगल पे जाइए, आज रिसर्च करिए कि इसका, हमारे जो गंगाराम हॉस्पिटल है उनके डॉक्टरों ने भी बोला है कि चाय के अंदर आयरन डस्ट मिला है और उस आयरन डस्ट को पीने से हार्ट फेलियर एंड कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। ये जो चीज है ये कितने लोगों को समझानी पड़ेगी कि भैया अगर कितनी रुपए की चाय एक्स्ट्रा हो जाएगी, 300 रुपए महीने का एक्स्ट्रा पी लेंगे, 400 रुपए महीने की चाय एक्स्ट्रा पी लेंगी। लेकिन ज्यादातर चाय पीते कौन है? या तो घर के बुजुर्ग पीते हैं या बड़े पीते हैं। अरे जिस एज में इम्यूनिटी सबसे कम है उसमें अगर आपको इम्यूनाइजर चीज मिल रही है, वो भी बिना एडल्ट्रेशन के, वो महंगा है। मतलब किसी व्यक्ति को बिना एडल्ट्रेशन का ऑर्गेनिक तुलसी, ऑर्गेनिक अदरक से बना हुआ चीज देना कि वो दिन में 3 टाइम पी के अपनी इम्यूनिटी को कम कर रहा था, अब 3 टाइम उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज दे रहे हैं और उसके लिए 300 रुपए महीना चार्ज कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा है। अगर इसी व्यक्ति को इम्यूनाइजर के नाम पे कोई महंगा जूस या महंगी चीज देनी पड़ गई तो उसके लिए हम सब एग्री हो जाएंगे। लेकिन आज बेसिकली खुशी है कि हम लोगों ने लोगों को ये चीज दी, और जो आज हमारी ऑडियंस है उन लोगों को ये मालूम है कि उनके पास बेस्ट प्रोडक्ट से बेस्ट चीजें हैं जिनको वो आइंदा लोगों को बता सकते हैं। और इस कोरोना के बाद तो हम अपनी ये इंफॉर्मेशन हर घर तक लेके जा सकते हैं, हर एक व्यक्ति को अपनी पूरी प्रोडक्ट रेंज के बारे में समझा सकते हैं, चीजें कर सकते हैं। तो इसके अलावा अब कोई सवाल है? आज मुझे दामोलिक ही रिकॉर्ड करना था, कल दूसरे टॉपिक लेंगे। तो आज अगर कोई और सवाल है मसालों से रिलेटेड, स्पाइसेस से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। कैन आई गेट एनी क्वेश्चन? दामोलिक सीटी इज माई फेवरेट। किशन शुक्ला जी कह रहे हैं जीरा। मैजिक कॉर्नर रिजवान हम बाद में बात करेंगे, अब प्रोडक्ट्स के बाद लास्ट डे। अभी तो बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट बताने, आज तो हमने दामोलिक से ओपनिंग किया है जस्ट। थैंक यू सो मच गौरव जी। इंपॉर्टेंस ऑफ मैजिक कॉर्नर सब बाद में है। शिल्पा मैडम पूछ रही है एक बार मिर्च के बारे में फिर से बता दीजिए। मैम लाल मिर्च के बारे में मैं बता देता हूं कि जो लाल मिर्च है उसका जो साइंटिफिक एविडेंस है
साइंटिफिक एविडेंसेस में ये चीज हम लोगों को प्रूव की जा चुकी है कि रेगुलर लाल मिर्च को यूज करने से, बड़ी क्वांटिटी नहीं छोटी सी क्वांटिटी यूज करने से हमारा फूड पॉइजनिंग की समस्या हट जाती है। जिनका पित्त शांत होता है वो पित्त ग्रो बैक कर जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल घटता है, शुगर को बैलेंस करती है। तो हाइपो इंसुलिनिया मैनिक है, आपका कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में काम आती है, बड़ा सारा है। अंजनी तिवारी जी पूछ रहे हैं हल्दी भी टेकन रो और एनी स्पेसिफाइड प्रोसीजर। सर हल्दी रो ली जा सकती है, गर्म पानी के साथ ली जा सकती है, अगर देसी गाय का दूध हो तो उसमें ली जा सकती है, वरना शहद के साथ सबसे बढ़िया रिजल्ट देती है, शहद के साथ ले सकते हैं। अनूप सैनी जी पूछ रहे हैं सर गरम मसाले के बारे में डिटेल में बताएं। गरम मसाला क्या है सर? गरम मसाला एक ब्लेसिंग्स है जो ऋषियों के दिमाग से निकली थी। हमारे आयुर्वेद में 6 रस बताए गए हैं, जो कि मैं एग्जांपल दे देता हूं, सारे ना भी बता पाऊं तो, जिसमें था मीठा, नमकीन, खट्टा, तिक्त, कसैला, कटु, ये सब कड़वे वगैरह। इन 6 रस से हमारी बॉडी जो होती है वो कंप्लीट नरिश होती थी, हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है। तो जिंदगी में हमारी पूरी लाइफ में आज तक की हिस्ट्री में एक ऋषि द्वारा फॉर्मुलेट किया गया गरम मसाला केवल एक ऐसी चीज है जिसके अंदर 6 के 6 रस पाए जाते थे, और इसको स्पेशली फॉर्मुलेट किया गया था टू बूस्ट मेटाबॉलिज्म, टू मेक शुगर लेवल्स बेटर, टू ऑप्टिमाइज वेट, टू मेक इट अ प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग प्रोडक्ट। क्योंकि इसकी ओरेक वैल्यू बहुत हाई होती है, इसमें जो डलने वाले सब्सटेंस हैं उन सबकी ओरेक वैल्यू बहुत हाई है। जैसे लौंग है, काली मिर्च है, काली मिर्च एक मैजिकल सब्सटेंस है, मैजिकल मींस मैजिकल सब्सटेंस है। तो काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी है, अदरक है, ये सब चीजें एंटी कैंसरस पाई गई, एंटी एजिंग पाई गई, एंटीऑक्सीडेंट पाई गई, कोलेस्ट्रॉल पे बहुत अच्छे रिजल्ट पाए गए, मेटाबॉलिज्म पे पाए गए। तो थोड़ा सा गरम मसाला अगर हम अपनी डेली डाइट में शामिल करके खाते हैं, गर्मी में थोड़ा कम, सर्दियों में थोड़ा ज्यादा, तो हमारे मेटाबॉलिक हेल्थ को, आजकल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बहुत हैं, थायराइड है, डायबिटीज है, वेट गेन है, ये सब जितने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, अगर इनमें हम थोड़ा थोड़ा गरम मसाला भी खाना स्टार्ट करें तो ये हमारे को प्रिवेंट रख सकते हैं, प्रोटेक्ट रख सकते हैं, और इन प्रॉब्लम्स में इनको सॉर्ट आउट करने में भी मददगार होंगे। तो एंटी एजिंग भी रहेगा, मतलब इसके उम्र जो है धीरे धीरे बढ़ेगी। तो गरम मसाला जो है एक फंटेबुलस प्रोडक्ट है जो हमारे को यूज करना चाहिए, और अगर वो ऑर्गेनिक और बेस्ट है तो देयर इज नथिंग लाइक इट। मैं प्राउडली बोल सकता हूं कि वी आर सप्लाइंग वन ऑफ द बेस्ट गरम मसाला दैट इज एवर पॉसिबल, जिसका ओरेक वैल्यू अगर कभी हम निकलवा के देखेंगे तो इट वुड बी फैंटास्टिक। हम कई बाहर की कंपनीज को भी इसमें बीट कर सकते हैं। पवन गुप्ता जी कह रहे हैं समवन सेज अबाउट कॉस्ट इज मोर, हाउ टू डील विद देम। पवन जी ट्रेनिंग को ध्यान से सुनिए, मैं बता चुका हूं कि 1/3 लगता है, हाफ लगता है, तो कॉस्ट ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर फिर भी कोई कॉस्ट ज्यादा है, और मान लीजिए कि 500 रुपए महीना, जो कि होती नहीं है, कितना मसाला लगता है, कितनी कॉस्ट बढ़ जाएगी, एक बार प्रैक्टिकली कॉस्ट को काउंट करिए। बंदे के सामने बैठिए, उससे पूछिए कि घर में कितनी हल्दी लगती है तेरे, कितना मिर्च लगता है, कितना जीरा लगता है, कितना धनिया लगता है, कितना गरम मसाला लगता है, और पुराना कौन सा ब्रांड खरीद रहे हैं आप। वो अपना ब्रांड बताएगा साइड में, उनकी कॉस्टिंग लिख लीजिए। उनको बोलिए कि क्या आप ये हाथ रख के दिल पे बता सकते हैं, क्योंकि आज के बाद आपको, कोरोना के बाद कोई ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि मसाले तुम झूठ बोल रहे हो कि मेडिकेटेड होते हैं, ऐसा कुछ है। मसाले तो सिर्फ स्वाद के लिए होते हैं। अगर कोई कोरोना के बाद भी आप इसकी बात को मना कर देता कि मसाले सिर्फ स्वाद के लिए होते हैं, तो ऐसी भैंस के आगे बीन बजा के आपको कुछ नहीं मिलना। उसके लिए मेरा जवाब है कि उसको छोड़ दो, उस बेचारे को उसके भरोसे छोड़ दो। ऐसे मूर्ख जीवन में कभी नहीं सुधरेंगे। इन आदमियों के लिए एजुकेशन बनी नहीं है, ये आदमी मूर्ख पैदा हुए थे, मूर्ख मरेंगे। ये एक्चुअली में इंसान रूपी जानवर हैं। लेकिन जो व्यक्ति बजट लिख देता, उसके मुंह पे कैलकुलेट करिए कि ये मेरे सैंपल पकड़ और मुझे 2-3 दिन में बता कि हाफ लग रहे हैं, 1/3 लग रहे हैं, या उतना ही लग रहा है। अगर वो बोलता है कि 1/3 लग रहा है या हाफ लग रहा है, तो उसके सामने उसके ब्रांड से उसकी कॉस्टिंग कर दीजिए, तो हम सस्ते आएंगे। तो उन्हें बोलो हम सस्ते हैं, आप कैसे बोल रहे थे कि कॉस्टली हैं। 99.99% व्यक्ति तो यहीं पे ढेर हो जाएगा। जो 0.1% बचे, अगर उनका बजट आ भी जाएगा महीने में, तो 50 रुपए ज्यादा आ जाएगा सर, 100 रुपए ज्यादा आ जाएगा, 200 ज्यादा आ जाएगा। उनको बोलिए कि क्या 200 रुपए साल का 2500 रुपए में आप अपने परिवार के सभी आदमियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। 1 लाख रुपए का भी हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं 1 साल के लिए।
तो आदमी कहेगा 2400 में पूरे परिवार के लिए 1 लाख रुपए का भी हेल्थ इंश्योरेंस बाय नहीं कर सकता। तो अगर मैं इसको डिले कर दूं, 1 साल बाद हेल्थ इंश्योरेंस भी खत्म हो जानी, वो 2400 रुपए अगले साल आपको नहीं मिलने वाले, वो कवर अगले साल नहीं मिलेगा। यानी कि 2400 रुपए में 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी तो इसी साल पड़नी, वरना नहीं पड़नी। अगर मैं 2400 रुपए साल में आपके परिवार को बेटर इम्यूनिटी दे रहा हूं, बेटर प्रोटेक्शन दे रहा हूं, बेटर हेल्थ बेनिफिट्स दे रहा हूं, तो क्या वो तब भी कॉस्टली हैं? आपके परिवार से महंगे अगर महीने के 200 रुपए हैं साहब, तो मैं कलम और पेन बंद करता हूं। मैं आपसे आज के बाद इस विषय में बात नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपका परिवार 2400 रुपए से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप हमारी बात मान लीजिए। आपको लैब टेस्ट कराना, लैब टेस्ट कराइए, तसल्ली आप कैसे भी कर लीजिए, हम बेस्ट हैं। तसल्ली आप अपने ब्रांड को लैब में भेज दीजिए, हमारे ब्रांड को भेज दीजिए, आपको तसल्ली हो जाएगी कि हम आपके एग्जिस्टिंग ब्रांड से दुनिया जहान में बेहतर हैं। और अगर मसाले सेहत के लिए ही खाए जाते हैं और हम सबसे बेहतर हैं, तो फिर हमारे क्यों नहीं 200 रुपए के चक्कर में नकारना चाहते तो बता दीजिए। और अगर आपका मसाला करता है तो लैब में भेज दीजिए, अगर रिपोर्ट आ जाए तो हमारे को भी बताइएगा, मैं कल से आपका खाना चालू कर दूंगा। हेमराय पूछ रहे हैं, प्रोडक्ट डी केयर में भी कुरकुमीन की मात्रा है सर जी? बिल्कुल है, मगर हम एंटी इन्फेक्शियस कुछ चीज बनाएंगे तो हम कुरकुमीन की मात्रा डालेंगे, हल्दी का चीज डालेंगे, हमारे नुआ में भी डाला जाता है। कुरकुमीन नहीं बोलते हम उसको, बेसिकली हल्दी का एक्सट्रैक्ट ही बोलते हैं। एक कच्ची हल्दी में से ही हम उसको एक्सट्रैक्ट करके डालते हैं। तो वो हमारे नुआ में भी डाला हुआ है, वो हमारे साबुन में भी डलता है कुछ मात्रा में, बॉडी बार में भी हम यूज करते हैं, डी केयर में भी हम लोगों ने यूज किया है। तो वो तो हम अपने लगभग एलोपैथ की हर चीज, आयुर्वेद की, ट्रेडिशनल आयुर्वेद की हर चीज में करते हैं। M9 F9 K9 में भी हमने यूज किया हुआ है। तो हल्दी का जो एक्सट्रैक्ट है वो हम हर चीज में यूज करते हैं। गौरव जी पूछ रहे हैं, लोग कहते हैं कि लाल मिर्च नहीं खाते हम, हरी मिर्च अच्छी है क्या? हरी मिर्च अच्छी है सर, विटामिन ए देती है। जिन लोगों को पित्त की समस्या होती है वो हरी मिर्च खा सकते हैं, जिनमें गर्मी है। सर्दी में लाल मिर्च अच्छी है, गर्मी में हरी मिर्च बेटर रहती है। लाल मिर्च टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी मात्रा में डाली जा सकती है, कम करी जा सकती है, लेकिन लाल मिर्च बिल्कुल नकार देना, यानी उस परमात्मा के एक गिफ्ट को कंप्लीटली नकार देना, जो हम नहीं कर सकते हैं। तो सर्दियों में लाल मिर्च है जो मेटाबॉलिज्म संभालती है। वो जो स्प्रे आप चोट पे मारते हैं जिससे दर्द में एकदम राहत आ जाती है, उसमें कैप्साइसिन ही डला होता है और वो लाल मिर्च से ही निकलता है। तो वो कैप्साइसिन लाल मिर्च से निकलता है तो वो आराम देता है। तो लाल मिर्च बहुत जगह लाभकारी है, नुकसानदायक नहीं है। लोगों के दिमाग में घुसा हुआ कि नुकसानदायक है, नुकसानदायक नहीं है, ज्यादा मात्रा में नुकसानदायक हो जाती है। और अगर लाल मिर्च ज्यादा हो, जितने पे नुकसान पहुंचाती है उतने पे आप खा भी नहीं पाएंगे। लाल मिर्च को साथ ही नेचर ने कंट्रोलर भी उसके साथ ही दे रखा है कि या तो वो टेस्ट इतना वाहियात कर देगी या मुंह इतना फूक देगी कि आप खा नहीं पाएंगे। तो जिन लोगों को पित्त की समस्या होती है, स्किन डिजीज होती है, उनके लिए लाल मिर्च अवॉइड करना होता है, लेकिन अदरवाइज खा सकते हैं। राखी राणा कह रही है, सर आई हैड विजिटेड सम पार्लर, टोल्ड देम अबाउट अवर हल्दी, दे टोल्ड मी अप्लाइंग हल्दी मेक्स स्किन ड्राई, इज इट ट्रू? बिकॉज आई यूज बट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होता है, राखी गर्म होती है, तो जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है उनको ड्राई कर सकती है। ऑयली स्किन वालों को हल्दी बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है, इसलिए एक्ने में के जितने भी पैक्स होते हैं उनमें टर्मरिक डाला जाता है। ऑयली स्किन वालों के लिए बून है, अगर ऑयली स्किन वालों के लिए बून है तो ड्राई स्किन वालों को थोड़ा इश्यू तो हल्दी करेगी, 100% करेगी। रिजवान अली पूछ रहे हैं, धनिया और थायराइड। बिल्कुल, धनिया जो है थायराइड के लिए, किडनी फंक्शंस के लिए, कैंसर के लिए और आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आंखों का जब इन्फेक्शन होता है, अगर उसमें आप धनिया पिलाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पे धनिया पे रिसर्च हो चुकी है। किडनी को फिल्टर करने के लिए धनिया डाल के पिलाया जाता है तो हमारी किडनी फिल्टर होती हैं। अगर हफ्ते में भी 1 या 2 दिन हम धनिया का ड्रिंक पिए सुबह खाली पेट, तो हमारे को उस दिन यूरिनेशन ज्यादा फास्ट आएगा, ज्यादा प्रेशर के साथ आएगा और किडनी हमारी बहुत अच्छी फिल्टर हो जाएंगी। थायराइड को कंट्रोल करने में धनिया का बहुत तगड़ा यूज है। रात को भिगो के रख दीजिए, सुबह उसका पानी उबाल के पी लीजिए, छान के पी लीजिए, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है। बचा हुआ रेजिड्यू आप अपनी सब्जी में यूज कर सकते हैं। तो धनिया और थायराइड, और अच्छी क्वालिटी का धनिया अगर हम रेगुलर यूज करते हैं तो हमें थायराइड से प्रोटेक्ट भी कर सकता है। कृष्ण शुक्ला जी कह रहे हैं जीरे की डिटेल। जीरा सर बहुत सुप्रीम फाइबर होता है, सोल्यूबल इनसोल्यूबल दोनों फाइबर पाए जाते हैं। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा है। हमारे जीरे की एक और खूबी है कि अगर आपको एसिडिटी हो रही है और आप चम्मच लेके पानी के साथ फाक लेते हैं तो हमारे जीरे के एसिडिटी पे भी इमीडिएट रिजल्ट्स आते हैं।
एक केस में हमने जीरा देके खाली अपना जीरा पिला पिला के उन लोगों का आयरन लेवल 6.5 से 9.5 किया हुआ है। ये हमारे पास एक ब्लड रिपोर्ट में टेस्टिमोनियल है कि खाली हमारे जीरे से उनका हीमोग्लोबिन 3 पॉइंट बढ़ गया था, जो कभी नहीं बढ़ता था। तो जीरा जो है वो डाइजेशन के लिए सुप्रीम है। आप खाने के बाद थोड़ा सा जीरा डाल सकते हैं, फाक सकते हैं, तो उससे आपको डाइजेस्टिबिलिटी बेटर हो जाएगी। आपको एसिडिटी बनती है तो एसिडिटी नहीं बनेगा, आपके डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं होंगे तो आपको बड़ी बीमारियां नहीं होंगी। आयरन लेवल्स को बूस्ट करेगा। कैल्शियम और जिंक की मात्रा भी जीरे में पाई जाती है, इसलिए एंटी एजिंग बहुत अच्छा रहता है। सब्जी में डाल के खा सकते हैं, ऊपर से भी फाक सकते हैं। तो हमारे जीरे के बड़े अच्छे रिजल्ट आए हैं। प्रदीप पटेल जी कह रहे सर एक बात पूछनी थी, मैन्युफैक्चरिंग डेट बहुत पुरानी क्यों आती है? ये प्रदीप जी बहुत पुरानी मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं आती है। मसालों का तो हमारा यूजुअली ये हाल होता है कि हर 2 महीने के अंदर स्टॉक आउट हो जाता है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज आई है जो थोड़ी बहुत पुरानी आई होगी तो मे बी कोई पुराना बैच होगा या कोई कभी रिप्लेस कर लेता है तो वो आ गया होगा। अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग डेट स्पाइसेस में तो हमारा बहुत रेयरली होता है कि पुराना आए। चाय पत्ती में थोड़ा हो जाता है क्योंकि हमारी थोड़ी लोगों को कॉस्टली लगती है, तो 4-5 महीने पुरानी आ सकती है। दीपिका सिंह पूछती हैं हल्दी को एम्प्टी स्टमक पीना चाहिए क्या? कुछ लोग बोलते हैं हल्दी गर्म करवाती है बॉडी को। हल्दी एक गर्म प्रोडक्ट है, एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन गर्म करवाती है ऐसा कुछ नहीं है। कभी किसी का हल्दी से पित्त बढ़ते नहीं देखा। देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो 12 महीने पीते हैं, लगातार पी रहे हैं। हल्दी की मात्रा का फर्क पड़ता है। आपको गर्मी में पीनी है तो पानी के साथ पी लीजिए। दूध वैसे भी जो होता है वो कफ करता है, तो दूध के साथ पीने में वैसे भी हल्दी गर्म नहीं कर सकती। तो ये जो है ये कंसेप्चुअल ज्यादा, हल्दी भी गर्म होती है ऐसे तो काली मिर्च भी गर्म है, चीजें गर्म है, लेकिन हर चीज इस एंगल से इस चश्मे के साथ देखना भी नादानी है। मतलब जिसको ये पता है हल्दी गर्म है तो आप उससे एक बात पूछ लीजिएगा कि आपको एक बेहतरीन नॉलेज है कि हल्दी गर्म है, किस सीजन में कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, किस बीमारी में लेनी चाहिए। और जोड़ों की बीमारी जो कि कफ से हो जाती है, जिसमें कि हमारे को गर्मी चाहिए होती है, अगर वो गर्मी में भी जोड़ों के दर्द होते हैं तो क्यों होते हैं, और गर्मी में फिर अगर सर्दी में जोड़ों के दर्द में हल्दी फायदेमंद है तो जोड़ों के दर्द में गर्मी में देनी चाहिए। एक बार उससे पूरी नॉलेज ले लो। एक छोटी नॉलेज तो हर किसी को है, एक बार पूरी नॉलेज ले लीजिए, फिर वो अपने आप ही बता देगा वो कितना बड़ा ढोल था। हल्दी गर्म है किसी को नहीं पता, लेकिन कितनी मात्रा में गर्मी करती है ये भी पता होना चाहिए। किस विपाक, पाक एक अलग चीज है, विपाक एक अलग चीज है। किस विपाक के साथ लेनी चाहिए जो गर्मी नहीं करेगी, सर्दी में कितनी लेनी चाहिए, गर्मी में कितनी लेनी चाहिए, डिजीज में कितनी लेनी चाहिए। अगर हल्दी गर्म करती है तो फिर तो गर्मियों की सब्जियों में हल्दी में डालनी ही नहीं चाहिए। फिर तो सर्दी के 3 महीने हल्दी खाओ और गर्मी में तो बिल्कुल भी यूज मत करो। लेकिन गर्मी में लोग कढ़ी तो बना लेते हैं, वो लोग जो बोलते हैं कि हल्दी गर्म करती है। राजीव सर पूछ रहे सर काली मिर्च और लोग कब तक प्लान कर रहे हैं? सोर्सिंग पे लगे हुए हैं सर। जैसे इनका बेस्ट सोर्स मिल जाता है, रीजनेबल रेट मिल जाता है, तो हम काली मिर्च, लौंग और बाकी खड़े मसाले लॉन्च करेंगे। श्याम श्रेष्ठा जी पूछ रहे हैं हल्दी का डोज। हल्दी का डोज सर सुबह खाली पेट और शाम को रात को सोते हुए दे सकते हैं। आप 1/4 चम्मच मतलब लगभग आधा ग्राम हल्दी के आसपास दे सकते हैं शहद के साथ। रात को दे सकते हैं दूध के साथ। रात को देंगे तो नींद बढ़िया आएगी। हल्दी ब्रेन फंक्शंस पे बहुत अच्छा काम करती है। अल्जाइमर पे अच्छे रिजल्ट दिए हैं, पार्किंसन पे अच्छे रिजल्ट आते हैं हल्दी के हमेशा। हल्दी ब्लड कंट्रोल में अच्छा काम करती है। जो बच्चे पेशाब कर देते हैं उनमें बिस्तर में, उनमें बहुत अच्छा काम करती है। कंसंट्रेशन बढ़ाती है, ब्रेन फंक्शंस अच्छा करती है। तो सुबह खाली पेट उठते ही ले लेंगे तो एंटी इन्फेक्शियस का काम करेगी। डायरेक्टली आपके गट में जाके गुड बैड बैक्टीरिया का बैलेंस बनाने के लिए काम करेगी। इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, ईसार में कम करेगा। तो सुबह पानी के साथ ले सकते हैं। रात को आप देसी गाय के दूध के साथ दे सकते हैं तो नींद लाने में सहायक होगा। इंसोम्निया की बीमारी में भी हल्दी मदद करती है, ब्रेन को काम करता है। नरेश सक्सेना जी पूछ रहे इज अवर प्लानिंग टू एक्सपेंड अवर स्पाइस रेंज? यस सर, वी आर प्लानिंग टू एक्सपेंड अवर स्पाइस रेंज। गौरव जी पूछ रहे, कहते हैं कि हरी मिर्च खाते हैं हम, जैसा कि आपको पता हरियाणा में लाल मिर्च ऑलमोस्ट सभी ने बंद कर दिया। हरी मिर्च को लाल मिर्च से उनको कैसे तुलना करके बताएं? सर अपने लिए यूज करिए, सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को बताइए, उनको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए लाल मिर्च के फायदे क्या जो मैं आपको बता चुका हूं। बाद में उनकी अकल होगी तो यूज करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। उन्होंने एक एजुकेशन के तहत लाल मिर्च लेना बंद कर दिया था और हरी मिर्च चालू कर दी थी। दूसरी एजुकेशन के तहत ही वो ले सकते हैं, लेकिन जो एजुकेशन नहीं अपना सकता वो मिर्च भी नहीं अपनाएगा। तो ये सब एक मेथोलॉजी है, इस तरीके से चीजें नहीं चल सकती।
Usually people don't like to change their garam masala, stating that they have certain formula to that and they have been taking it like that only. Also few say that they don't like to have it in summer, so if not in vegetables or curries, then is there any way to have it? गरम मसाला बहुत छोटी मात्रा में गर्मी में लिया जा सकता है, बहुत बड़ी मात्रा में नहीं ले सकते, बहुत छोटी मात्रा में ले सकते हैं। और स्पेशली अगर मोटे लोग हैं तो उनको गर्मी जैसी कोई चीज़ नहीं, उनके शरीर में खूब कफ भरा पड़ा है। तो जो पतले लोग हैं या लीन लोग हैं उनको तो गर्मी होने के चांसेस होते हैं, मोटे लोगों को ज़्यादा गर्मी होने के चांसेस होते भी नहीं है, क्योंकि उनके पास लूज करने को कफ बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं होता है। और जो लोग अपना गरम मसाला चेंज नहीं करना चाहते, आप पूछिए कि उनके पास फॉर्मूला है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन क्या वो ये बेट कर सकते हैं कि उनके प्रोडक्ट की ओरेक वैल्यू लैब में हमारे से ज़्यादा होगी? अगर ऐसी वैल्यू ज़्यादा है, दैट मीन्स उनके पास बेस्ट फॉर्मूला, वो स्टिक करें। अदरवाइज हमारे पास बेस्ट है, इंटेलिजेंट आदमी हो तो मूव करे, नहीं है तो भैया आप छोड़ सकते हैं। क्योंकि हम उन्हीं लोगों को डील कर सकते हैं जो एजुकेशन समझा सके। हम मिन्नत नहीं कर सकते, हम हाथ नहीं जोड़ सकते, हम बेवकूफ़ों के साथ बहस नहीं कर सकते, हम उनके साथ मत्था नहीं मार सकते, और ये मत्था मारा भी नहीं जाना चाहिए। ये कल्चर के खिलाफ है, ये हमारी डिग्निटी के खिलाफ है, ये हमारी पर्सनैलिटी के खिलाफ है। तो अगर समझदार आदमी है हमारे का तो उसको एजुकेशन दे दीजिए। अगर वह गारंटी ले लेता है तो उसको बोलिए कि आप लैब जाइए, आप ओरेक वैल्यू चेक करिए, क्योंकि गरम मसाले की एक इंटेंशन है। अगर वो आप अच्छे से पूरा कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और नया भी नहीं अपना पा रहे हैं तो और भी बढ़िया है। अगर आप समझदार आदमी है तो नया अपना लेंगे, और नया अपनाना तो कुछ नहीं कर सकते फिर। शांतनु अरोड़ा कह रहे हैं हाउ मच हल्दी वी कैन टेक इन समर सीजन। शांतनु, अगर आपको कोई डिजीज नहीं है, कोई बीमारी के लिए नहीं लेना, तो सिर्फ सब्जी में लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। प्रोटेक्शन के लिए उतनी हल्दी बहुत होती है। बीमारी है तो आपको एक्स्ट्रा से लेना पड़ता है, और अगर कोई भी बीमारी नहीं है, छोटा मोटा प्रिकॉशन के लिए लेना चाह रहे हैं तो जैसे मैंने बताया, रात वाला ले लीजिए, 1/4 चम्मच, बहुत थोड़ा सा टी स्पून, 1/4 टीस्पून रात को सोते हुए दूध के साथ ले लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। डॉक्टर जाकिर चौहान पूछ रहे हैं 500 ग्राम पर मंथ लगता है तो? सर 500 ग्राम पर मंथ भी लगता हो हमारी हल्दी, और 1/3 तब भी नहीं लगेगी, हाफ नहीं लगेगी, सेम लगेगी, तो 500 ग्राम में भी हमारा जो रेट बढ़ जाएगा वो सर 100-125 रुपये एक मसाले बढ़ जाएगा, 300-400 रुपये बढ़ जाएगा। आई स्टिल डोंट थिंक कि दैट इज मोर देन इनफ। मतलब 500 रुपये में भी अगर परिवार की हेल्थ महीने में मिलती है तो वो सर सस्ता है। श्रीचंद भारती जी कह रहे हैं ओरेक वैल्यू का कंप्लीट नाम बताइए। ओरेक वैल्यू होता है सर ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का फायदा है तो नुकसान भी है। ये हमारे सेल्स को डैमेज भी करता है, म्यूटेंट भी करता है, हमारी एजिंग को भी जन्म देता है। ओरेक वैल्यू होती है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। जो ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल निकलेगा उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी पाई जाती है फूड्स में, नेचुरल फूड्स में। और अगर हमारा फूड उस ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर दे तो हमारे को बुढ़ापा नहीं आता है, बुढ़ापा डिलेड हो जाता है, हमारे ऑर्गन्स नहीं थकते, हमारे ऑर्गन्स जवान बने रहते हैं, हम जवान बने रहते हैं। एक नॉर्मल आदमी को दिन में लगभग 3.5 से 5,000 सेरम ओरेक की जरूरत होती है, जो मसालों के थ्रू हम पूरा कर सकते हैं अगर ढंग से ले तो दैट इज ओरेक वैल्यू। सर आई एम राइट, द सीक्रेट ऑफ माई एज दामोली गरम मसाला। राजी जी, आपके सीक्रेट कई सारे निकल सकते हैं सर, आप मेहनती हैं, वर्कआउट भी अच्छा करते हैं, तो आपके बड़े सारे सीक्रेट हो सकते हैं, गरम मसाला भी उनमें से एक हो सकता है। मधु बघेल पूछती है सर धनिया एंटी एजिंग भी है तो इसको फेस वॉश में मिक्स करके स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन धनिया ठंडा होता है तो इसलिए यूज तो कर सकते हैं, लेकिन हल्दी के ऑपोजिट धनिया की जो प्रवृत्ति है वो ठंडे की होती है, तो फेस मास्क में इतना कामयाब नहीं रहेगा। फेस मास्क में जो चीज़ें गर्म होती हैं वो ज़्यादा अच्छा काम करती हैं। अंडर आई सर्कल में उसके आसपास काम रहेगा, क्योंकि तब ठंडा करना पड़ता है। या जिनके चेहरे पर रेड रैशेज आते हैं, पित्त बहुत ज़्यादा उछलता, उनको धनिया अप्लाई करने से हेल्प हो सकती है। रेखानु सिंह पूछिए सर वेट लॉस में कौन सा मसाला अच्छा रहता है एंड कैसे यूज करूं? वेट लॉस में मैम जो कामयाब हैं वो सारे ही मसाले हैं। जो सबसे ज़्यादा कामयाब होता है वो जीरा होता है। थोड़ा थोड़ा गरम मसाला अगर आप अपनी सब्जी या दाल में डाल के खाएंगे तो वो भी काम करेगा, लेकिन जीरा और गरम मसाला ये दो चीज़ें ज़्यादा पर्टिकुलर हैं। धनिए का भी अच्छा रिजल्ट है, तो आप अगर सुबह जीरा पी रहे हैं शाम को धनिया पी सकते हैं, और आप गरम मसाला थोड़ा थोड़ा दाल सब्जी में डाल के खा सकते हैं, तो उससे काफ़ी बेनिफिट होंगे।
प्रतिभा प्रधान पूछती है सर जीरा वाटर से बेली फैट रिड्यूस हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। हमारी टीम में डाइटिशियन अल्पना वर्मा है, वो हमेशा वो करवाती हैं यूज जीरे से। तो जीरा वाटर का और भी कोई रिजल्ट हो तो आप डाइटिशियन अल्पना वर्मा को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे। उनका पेज है एडिट करके, हेल्दी एडिट करके, HELTHADET, हेल्दी एडिट करके आप अल्पना को जाके क्वेरी कर सकते हैं। और वो सिर्फ हमारी टीम का, हर टीम के मेंबर के लिए शी इज रेडी। तो आप उसका पेज लाइक सब्सक्राइब करके जितनी भी ऐसी क्वेरीज है मेरे अलावा आप अल्पना को भी पिच कर सकते हैं, शी कैन हेल्प यू आउट। गौरव पूछ रहे हैं अपनी हल्दी में कितना परसेंटेज कुरकुमिन? बोले अपनी छाती ठोक करके इतना तो है। 5% सर आप छाती ठोक के बोल सकते हैं। कई बार जो भी मिलेगा तो हमें जो रिपोर्ट्स मिली उनमें 5.5 आया है, 6 आया है, 6.5 आया है, एक बार 8.5 भी आया है। तो आप 5% छाती ठोक के बोल सकते हैं। और जो नए पैकेट से जो हमारे लेवल अप्रूव होके आएंगे उन पे 5% मेंशन भी है सर। फरत रहमानी, हल्दी कैसे अप्लाई करके फेस पैक पे एक्ने के लिए? वंस आई अप्लाइड विद एलोवेरा जेल बट पूरा फेस येलो हो गया था। हल्दी जब भी चेहरे पे अप्लाई करी जाएगी तो वो मुल्तानी मिट्टी के साथ अप्लाई होगी। मुल्तानी मिट्टी, रोज वाटर डाल लीजिए, एलोवेरा डाल लीजिए, इन सब का पेस्ट बना लीजिए, उसके बाद चेहरे पे लगाइए तो रिजल्ट आएगा। क्योंकि डायरेक्ट हल्दी कांटेक्ट में नहीं आएगी। हल्दी अपना पीलापन मुल्तानी मिट्टी के साथ अरेंज कर लेती है और उसके बाद ही आप फेस पैक बना सकते हैं। फेस पैक का एक बेसिक मतलब होता है किसी प्रकार की मिट्टी, डायरेक्टली हल्दी नहीं। मिट्टी जब तक नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। तो मिट्टी होना जरूरी है। मुल्तानी मिट्टी बेस्ट है। मुल्तानी मिट्टी में हल्दी डाल दीजिए, रोज वाटर डालिए, प्योर अच्छा रोज वाटर अगर आपको चाहिए तो एक कंपनी है मिट्टी से, उसका आता है, उसका रोज वाटर डाल लीजिए और आप एलोवेरा मिला लीजिए, देन आप पैक लगाइए तो आपको सुप्रीम रिजल्ट आएंगे। सर साइंस में भी स्पाइसेस रिजल्ट देते हैं क्या, या फिर क्या देना चाहिए साइनस में? अच्छा, साइंस पढ़ रहा था मैं। साइनस में रिजल्ट देते हैं, साइनसाइटिस में रिजल्ट आता है, दालचीनी का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, हल्दी का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। कोई भी कफ का रोग होगा तो हल्दी का बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। कृष्ण कुमार जी पूछ रहे हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ टर्मरिक एट होम, इज इट पॉसिबल? देखिए सर, नेकेड आई टेस्ट जितने भी होते हैं, हर उस टेस्ट को साइंस रेप्लिकेट करवा सकती है अपने बनाए हुए सिंथेटिक कंपाउंड से। तो कुछ यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप मधु से कांटेक्ट कर सकते हैं, या हम लॉकडाउन के बाद वीडियोस डाल देंगे कि ऐसे नेकेड आई टेस्ट कौन से हैं जिनसे आप घर में हल्दी को पहचान सकते हैं। एडल्ट्रेशन को जाना जा सकता है सर, हल्दी की क्वालिटी को जानना मुश्किल है, लेकिन वो लैब में ही पता लगेगी करकुमिन रेशो से। लेकिन हाँ, एडल्ट्रेशन है या नहीं है इतना हम चेक करा सकते हैं। इतने के लिए हम थोड़े से डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। ऐसे लिंक यूट्यूब और गूगल पे ही बहुत अवेलेबल हैं जो बताते हैं। राजीव रोहिला जी पूछ रहे हैं सर हल्दी दूध में उबालकर पीनी चाहिए या दूध गर्म करने के बाद डाल लेना चाहिए? दोनों लगभग बराबर से रिजल्ट देते हैं, लेकिन उबलते हुए डालना थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। अश्विनी राम राजे जी बोल रहे हैं सर अजवाइन भी आयुर्वेद का महत्वपूर्ण घटक है, उसको भी अपनी कंपनी में शामिल करें। धन्यवाद अश्विनी जी इस चीज पे फोकस दिलवाने के लिए। मैं कोशिश करता हूं सर, अगर हमें अजवाइन की अच्छी सोर्सिंग हो जाती है तो हम जरूर शामिल करेंगे। थैंक यू सो मच सर। केदारनाथ गौतम पूछ रहे हैं जॉन्डिस के टाइम में हल्दी खाना अच्छा है या नहीं? अच्छा है सर, जॉन्डिस के टाइम पे हल्दी का रिजल्ट अच्छा है। जब साइंस नहीं था, हल्दी लीवर डिटॉक्सिफाई करने के लिए वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट है। हल्दी जो है लीवर को बड़ी जल्दी डिटॉक्सिफाई करती है। लेकिन पहले क्या होता था कि जॉन्डिस पीलापन देख के पहचाना जाता था, और जब हल्दी यूज करते थे तो उससे पीलापन की चांसेस रहते थे। लेकिन आजकल तो जॉन्डिस हम टेस्ट के थ्रू देखते हैं, तो जॉन्डिस में बिल्कुल हल्दी ली जा सकती है और अच्छे रिजल्ट आएंगे उसके। राजीव वर्मा जी पूछ रहे हैं हल्दी फेस वॉश के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं सर, ड्राई स्किन वालों को लेकिन दिक्कत दे सकती है। नसीम खान जी पूछ रहे हैं मिल्क डू वी हैव टू टेक टर्मरिक एज बॉइल्ड और रॉ? सर रॉ ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बॉइल्ड और रॉ तो मुझे समझ नहीं आया। मेरे ख्याल से नसीम जी सवाल वही था शायद जो राजीव रोहिला जी ने पूछा था कि उबलते हुए डालें, उबालने के बाद डालें, तो वो शायद मैं दे चुका हूं। अगर सवाल कुछ और है तो बता सकते हैं। संजीव कुमार जी पूछ रहे हैं सर जीरे को डायरेक्ट खा सकते हैं क्या? सर बिल्कुल खा सकते हैं। हमारा खाएंगे तो उसमें ऑयल होता है, तो थोड़ा सा आपकी जबान पे लगेगा, आपको थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन जरूर महसूस होगा। लेकिन जीरा डायरेक्टली खाया जा सकता है और थोड़ा खा के गटका भी जा सकता है।
नीरू भटनागर जी पूछ रही हैं अगर बॉडी में खुश्की एंड खुजली बहुत हो रही है तो क्या करें। मैम लीवर को डिटॉक्सिफाई करिए, धनिया पीना चालू करिए। अगर खुजली हो रही है तो क्योंकि ये पित्त से होता है ज़्यादातर स्किन का डिजीज, तो उसमें धनिया बहुत बेनिफिशियल है। अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर लीजिए तो धनिया विल डू बेस्ट थिंग। कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल का जूस पीजिए तो वो हो जाएगा। प्रतिभा प्रधान मैडम कह रही है यस सर आज मैंने बनाया था ये फेस पैक, रिजल्ट अच्छा था, थैंक यू सो मच। सुनील कुमार पूछ रहे हैं सर मुझे एसिडिटी ज़्यादा होती है तो क्या यूज़ करना चाहिए, क्या और कैसे। सर एसिडिटी में कमाल की बात यह है सुनील जी, हमारी हल्दी ने भी बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, लेकिन जीरा इमीडिएटली रिजल्ट देता है। और साथ में एक प्रोडक्ट हम डिस्कस करेंगे जीआईटी, आप जीआईटी ले सकते हैं तो एसिडिटी में आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। डॉक्टर जोकिर चौहान पूछ रहे हैं किड प्रोडक्ट भी है क्या और कौन कौन से हैं। सर आगे आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा। एडवोकेट अजय पंडित पूछ रहे हैं सर फंगल इन्फेक्शन में क्या यूजफुल है। सर प्रैक्टिकली मसालों तो हर चीज़ के लिए यूजफुल है, मैं बता चुका हूँ। पर्टिकुलर मसालों में अगर आप बात कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारा बॉडी बार बहुत यूजफुल है, डी केयर कैप्सूल यूजफुल है। और बाहर अगर उंगलियों में और पैरों में आपके फंगल इन्फेक्शन है तो गर्म पानी लीजिए, उसमें 2 चम्मच फिटकरी डाल लीजिए, घोल लीजिए, उसमें पैर डेली सोख करके रखिए। आपको 1 हफ्ते में हमारे बॉडी बार, डी केयर और इसका यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। शिवा शंकर राणा कह रहे हैं हल्दी एंड एंटी एजिंग क्रीम मिक्स करके फेस में लगाने पे बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। चलिए सर थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन, सब लोग ये ट्राई कर सकते हैं। अभी गुप्ता जी पूछ रहे गठिया में क्या लेना बेस्ट है सर। सर देखिए हल्दी 6 से 8 महीने में गठिया में अच्छे रिजल्ट दिखाती है, ड्रास्टिक रिजल्ट दिखाती है, लेकिन ये डाइजेशन से रिलेटेड है तो मैं चाहूंगा कि आप ट्राई करें कि गठिया के अंदर स्पेशली हमारा बेरी जूस वो बहुत अच्छा काम करता है। हल्दी और जीरा इन 3 चीज़ों को साथ लेना स्टार्ट करें तो गठिया में इस चीज़ से अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। पिंकी बैसिया पूछ रही है एसिडिटी में जीरा कैसे लेना। मैम सब्जियों में लीजिए, तड़के में लीजिए, और जब एसिडिटी हो रही है तो डायरेक्टली कंज्यूम कर लीजिए। पानी के साथ अगर आप निकल भी लेंगे तो एसिडिटी में अच्छे रिजल्ट आएंगे।